लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट किसी का ना हो, जी क्या जी। ये बात सत्य है? शेयर मार्केट की बात करूं, मैंने इस मार्केट में ऐसे लोग देखे हैं जो 100 टाइम तक इस मार्केट के अंदर पैसा मल्टीप्लाई किया है। कोई भी म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मुझे याद नहीं किसी म्यूचुअल फंड में किसी का पैसा डूबा हो। एक आईपीओ को कैसे एनालाइज किया कर सकते हैं? अब कंपनी चाहे तो 100 रुपए का शेयर भी दे सकती है, 500 का शेयर भी दे सकती है, तो उसका जो बेस रहेगा वो पर शेयर अर्निंग ही रहता है। आईपीओ के बाद वो शेयर लिस्टिंग होगा, वो कितने दिन का प्रोसेस होता है सर? सेबी ने इसको कट डाउन किया जब से ये एसबा के थ्रू और जो मोबाइल ऐप के थ्रू जब से ये लगने स्टार्ट हुए, तब से ये 3 दिन का प्रोसेस रह गया। लाइव ट्रेड के अंदर इमोशनल हो गया, सेंटीमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए तो पैसा लूज कर देंगे। जो थॉमस डब्ल्यू फेल पे उसने एक बात कही कि इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी इन द शेयर मार्केट, देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। सो राधे राधे टू ऑल, जय गुरु, वेलकम बैक। मैं राहुल टीसी गुलानी मैजिकल लेंस में आज फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो है आपका पैसा। आपका पैसा सही तरीके से बढ़ सकता है या नहीं? क्या उसको भाग्य की जरूरत है या स्ट्रेटेजी की जरूरत है? आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो हर एक इंसान, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, दुनिया में हर व्यक्ति को अपना पैसा मल्टीप्लाई करने का इच्छा अपने दिल में लेके बैठा। अब इस इच्छा को दिल से बाहर निकालेंगे और सही गाइडेंस से, कहाँ पर आईपीओ हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वहां पे हो, किस गाइडेंस के थ्रू हम जा सकते हैं, इस पे हमारा पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और किनसे करने वाले हैं? बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी। कौन? जीसीएल के सीईओ डायरेक्टर से, रवि सिंघल सर से, जिनको हमने यहाँ बुलाया आज स्पेशली आप सबको समझाने के लिए कि क्या आईपीओ कैसे परफॉर्म करता है, शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म करता है और म्यूचुअल फंड्स कैसे परफॉर्म करता है। आज सब पे डिस्कस करेंगे रवि सर से। तो बहुत बहुत स्वागत है रवि भाई। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रवि सिंघल सर के बारे में आपको एक बात और बता दूं, इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और आपको मैं बता दूं, इन्होंने अपने बच्चों को भी, मतलब दे आर जस्ट लर्निंग इन सेकंड और आई थिंक 4th स्टैंडर्ड में, और उनको भी आज यहीं से शेयर मार्केट की नॉलेज देना शुरू कर दिया है। तो आज बहुत सारा मजा आने वाला है इस बात को समझने के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं रवि सर के साथ। रवि सर, थैंक यू टू बीइंग हियर टू गाइड अस। बताइए कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके साथ बैठ के, जो कि एक आम आदमी की जरूरत है, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी तक अगर बात जाएगी तो उसको फायदा होगा। एक्चुअली सर, मैं हमारी मैजिकल लेंस फैमिली को आपके थ्रू एक अवेयर करना चाहूँगा जी, क्योंकि एक्चुअली 70% वर्ल्ड, इंडिया में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ इसी जद्दोजहद में कि वो पैसा है थोड़ा सा, जी, अगर वो इन्वेस्ट करता तो अगर डूब ना जाए, चोरी ना हो जाए। जी। उसको बैंक वाले लोग तो आजकल बैंक का ही भरोसा नहीं रहा सर। जी, कभी उसकी आवाज आती है कि बंद होने वाली है, चालू जी, होने जी, वाली है। जी, और अगर जो एजेंट्स, जो लोग आसपास सराउंडिंग होते हैं ना हमारे, जी, जो सबसे पहले हमें सराउंडिंग, सर LIC ले लो, जी, सर यहाँ पे SIP डाल लो, जी, तो उन सब पे ट्रस्ट करना खत्म होता चला गया। जितने जी, फ्रॉड हो जी, चुके हैं, जितने जी। छोटे छोटे फ्रॉड के और छोटे बड़े स्कैम हो गए, इसलिए जी, ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया। जी, बट रिसेंटली मैंने आप लोगों को देखा सर, जी, यू आर जी। डूइंग अमेजिंग जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कांग्रेचुलेट सर, फॉर थैंक दैट यू सर। सर, थैंक यू। सो सर, हम दो बातें बहुत क्लियर ना चाहें। जी, क्या शेयर मार्केट लक एंड फेट पे काम करता है या कोई स्ट्रेटेजिकली प्रोफेशन भी है ये? जी, देखिए, शेयर मार्केट की बात करूं, अगर आप लक की बात करें तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 90% इसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी काम करती है, 10% लक काम करता है। ऐसा नहीं है कि लक नहीं काम करता। कई लोगों के ऐसा भाग्य में लिखा होता है कि उनका सट्टे से या इस जो शेयर मार्केट है इससे पैसा बनना लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उनको स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। मैंने इस मार्केट में ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छा पैसा लगा के उन्होंने बहुत मल्टीप्लाई किया, 100 टाइम तक इस मार्केट के अंदर पैसा मल्टीप्लाई किया। लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं देखा कि जो ब्लाइंडली खेल रहा है और उसने इस मार्केट से पैसे बना लिए हों। 100 में से मान लीजिए 10 लोग पैसा बना रहे हैं, तो 10% लकी तो जरूर होंगे, लेकिन उनको स्ट्रेटजी तो फिर भी कुछ ना कुछ बनानी पड़ेगी। चाहे आदमी कम पढ़ा लिखा है, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको जो भी प्रोडक्ट में वो काम कर रहा है, इसके फंडामेंटल समझने ही पड़ेंगे, मार्केट की कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। पूरा समझकर अगर मार्केट में कोई आता है, काम करता है, तभी उसने पैसा बनाया है। मैंने ऐसा कोई पर्सन आज तक नहीं देखा जिसने कुछ भी नहीं समझा, चाहे उसके भाग्य बोलता है चाहे नहीं बोलता, लेकिन अगर वो बिना समझे किसी ने काम किया तो हमेशा पैसा लूज ही किया है। बिना स्ट्रेटजी वी कांट अर्न इट, राइट? जी, जी, जी।
सर स्ट्रेटेजी पे पहले हम दो चर्चा करें। आपकी पहले एजुकेशन में बात करते हैं कि क्या जी। आप स्ट्रेटेजीज को कैसे, मतलब आप आम आदमी को पहुंचाना क्यों चाह रहे हो, और रीजन क्या, आपने ये रीजन चूज क्यों किया, क्या एजुकेशन क्यों करना चाह रहे हैं सर? जी, मैं अपनी पर्सनल एजुकेशन की बात करूं तो मैं एमबीए इन फाइनेंस हूं और आईआईटी से मैंने जो इनका एएफआरएम का है, अप्लाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इसका कोर्स किया हुआ है। थोड़ा सा मार्केट का इनसाइट लेने के लिए डीप लेवल पे जाके हमने उन चीजों को सीखा है। अब इसी एजुकेशन को हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एक तो बेसिक भी मुझे लगता है कि लोगों में क्लियर नहीं है। नहीं है सर। आप बिल्कुल फंडामेंटल, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं कि आपका शेयर क्या चीज होती है, सिक्योरिटी मार्केट क्या है, इसमें किस तरह के रिस्क है, रिवॉर्ड है, इसमें क्या खर्चे वगैरह आते हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किसकी क्या रिस्क प्रोफाइल है। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हो गए हैं कि अभी हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है, ये समझना पड़ेगा। मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट आ गए, तो हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है। तो हम उनको समझा रहे हैं कि आप खुद भी समझें इस चीज को कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बना है। प्लस अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स में या किसी को भी वो प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले की प्रोफाइल क्या है। तो इधर से बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं मार्केट में, इधर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैच करने का जो काम है वो हमारी एजुकेशन कर रही है। ठीक। सो प्रोडक्ट से मैं चाहूंगा क्योंकि हम बात करें बिल्कुल डीप लेवल पे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल वाले आदमी के लिए। जी जी राइट, हम ग्राउंड लेवल से लेके उस हाई मिडिल क्लास बंदे तक बात करें जो अपने पैसे को मल्टीप्लाई तो करना चाहता है पर जी। सेफली करना चाहता है। जी, प्रोडक्ट से यहाँ पे क्या मतलब है? प्रोडक्ट क्योंकि से हिंदुस्तान में प्रोडक्ट सिर्फ टूथपेस्ट, कोलगेट ये आ रहा है। प्रोडक्ट मतलब सर्विस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्या होगा? जी 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 देखिए, प्रोडक्ट यहाँ पर मैं अभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की ओनली बात कर रहा हूँ। जी। तो प्रोडक्ट की बात करूं तो आज से मैं अगर 100 साल पहले चला जाऊं तो पहले हमारे पास जैसे LIC थी हमारे पास में, बैंक में आप FD करवा सकते थे जी। या हम किसी इंडिविजुअल को पैसे दे सकते थे, उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता था। हाँ। लेकिन आपके थोड़ा रिटर्न भी बढ़ जाता था आपका, वहां पर इंटरेस्ट पे काम होता था। इंटरेस्ट पे काम होता था। तो ये हमारे पास बेसिक से प्रोडक्ट थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बैंकिंग स्ट्रॉन्ग हुई है, अब फिनटेक कंपनी आ गई है, तो और भी नए प्रोडक्ट इसके अंदर आ गए हैं। जैसे आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हो, डेरिवेटिव्स में पैसा लगा सकते हैं। इसी तरह के जो फाइनेंशियल और भी इंस्ट्रूमेंट आ गए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, PMS हो गया। म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी आ गई है, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरी हैं। तो जिस तरह की प्रोफाइल होगी उसके लिए उस तरह का म्यूचुअल फंड बना हुआ है। रिटायर्ड पर्सन के लिए अलग तरह का म्यूचुअल फंड है। अब जो नया जॉब लगा है, जिसकी एज मान लीजिए 24-25 साल है, उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड है। हर तरह का म्यूचुअल फंड, PMS, ये सारे के सारे मल्टीपल जो मार्केट के अंदर है वो प्रोडक्ट आ गए हैं। तो इसको प्रोफाइल से मैच करना कैसे होगा, हम पहले इंडिविजुअल की प्रोफाइल समझें, उसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मैं 60 साल का हूं लेकिन मैं बिजनेसमैन हूं, तो मेरी रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी ज्यादा रहेगी। एक मैं 60 साल में रिटायर हूं, मेरी जो लाइफ टाइम जो अर्निंग है वही मेरा बेस है अगले 20-25 साल निकालने के लिए जी। तो दोनों की प्रोफाइल अलग अलग है। तो उसकी प्रोफाइल समझ के फिर उसको प्रोडक्ट कैसे हम लोग सजेस्ट करें, ये हम अपनी एजुकेशन के अंदर सिखाते हैं। राइट। ये एजुकेशन आप कैसे देते हैं, ऑनलाइन देते हैं या लाइव देते हैं सर? अभी तक हम लोग जो कर रहे थे मोस्टली ऑफलाइन कर रहे थे। हमारे यहाँ पर जयपुर के अंदर वैशाली नगर में हमारा ऑफिस है, वहीं पर हम लोग बिठाकर बच्चों को उस तरह से हम लोग पूरा उनको एजुकेट कर रहे हैं। प्लस बीच बीच में जो छोटे छोटे सेशन हम ऑनलाइन भी करते रहते हैं। कभी कभी हम लोगों ने जैसे 1 घंटे का 2 घंटे का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि आपको पूरा मार्केट समझना है तो फिर आपको हमारे साथ 15-20 दिन 25 दिन लगाने पड़ेंगे, तब आपको हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं मार्केट का। लेकिन 1 घंटे के अंदर तो हम आपको जस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे सकते हैं। 1 घंटे में वैसे पूछा जाता है, ये पता लग सकता है ये है, एक्चुअली उसकी डेप्थ नहीं पता लग सकती। एक्चुअली तो पहला क्वेश्चन तो मैं अपने परिवार के लिए करना चाहूंगा कि अगर आपकी कंपनी से कनेक्ट करके कोई एजुकेशन लेना चाहता है, यहाँ आके जयपुर आके लेना चाहिए, ऑनलाइन आपसे लेना चाहे, तो कैसे कनेक्ट करेगा? देखिए, इसके लिए हम टाइम टू टाइम अपने जो मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, प्लस उसमें फॉर्म्स वगैरह भी रहते हैं कि इस पे आप रजिस्टर करें। और अभी तक मैं प्राउडली बोलूंगा कि हमने किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया, एब्सोल्युटली फ्री हमने ये प्रोग्राम किया है। जितने भी प्रोग्राम बच्चों के साथ में हमने लगाए हैं सबके सब पूरी तरह से फ्री हैं। तो उसका हम सोशल मीडिया लिंक दे देते हैं, वहीं पर रजिस्ट्रेशन करके जो भी आने वाला बैच है उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है, वहां पर जाए, रजिस्टर करें और अगले बैच के लिए आप एनरोल हो जाते हो। बाकी आप सब इजी वे टू कनेक्ट, आप मुझे लिंक अपना हाँ, दे दीजिएगा। बिल्कुल मैं लिंक दे सकता हूँ जो आप कहीं मैं पे लगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं सर के साथ, पूरी उनकी टीम के साथ। जी जी आप प्लीज कंटिन्यू सर, कुछ बता रहे थे। जी, हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, प्लस मैं आपको लिंक भी दे सकता हूँ जिसको आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। वहां से जाके कोई रजिस्टर करे और जो भी नेक्स्ट बैच आ रहा हुआ उसकी प्रोफाइल के हिसाब से हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन उसको दे देते हैं और वो यहाँ पर आके अपना कोर्स स्टार्ट कर सकता है। दैट्स अ टोटली कंप्लीटली कॉस्ट फ्री। अभी तक हमने कोई किसी तरह का चार्ज नहीं किया जी। राइट सर। सर आपने मुझे जैसे प्रोडक्ट बताया कि म्यूचुअल फंड है, SIPs हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो, देयर इंश्योरेंस भी हैं और सिक्योरिटीज भी हैं, शेयर्स भी हैं। जी।
आज तक एक बात, मतलब ये बात आज तक बहुत सारे हजारों लोग मेरी बात सुनी थी कि लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट किसी का ना हुआ। जी क्या जी ये बात सत्य है? जी। देखिए, अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसके अंदर। जैसे मान लीजिए, जनरली लोग ऐसे बोलते हैं इसके अंदर रिस्क है, तो फिर क्यों आप इसके अंदर लोगों का पैसा लगवाते हैं, क्यों आप मार्केट में इस तरफ लेकर सबसे आते बड़ी हैं बात यही है सर। कि रिस्क के साथ में फिर क्यों हम कमाई करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे थोड़ा से पैसे बन जाए, इसकी वजह से हम लोगों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं। तो मैं एक आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा यहाँ पर। मैं एक आपको बोलता हूँ कि आप है ना, आपके पास कोई मार्केट में आया, उसको आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, या मैं ही आपके पास आता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप सोचेंगे थोड़ा सा, आप डरेंगे इस चीज का। कोई भी आपके पास मार्केट से पैसे मांगने आता है तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, आप उसको ऐसे पैसे नहीं देंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बोलूं बैंक में पैसे दे दो, बैंक में आपको 7% मिलेंगे, तो आप जाके वहां पर 7% पे पैसे दे देंगे, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। वो पैसे बैंक दे किसको रहे? उन्हीं लोगों को दे रहे जिनको पैसों की जरूरत है, चाहे वो किसी भी फंक्शन के लिए हो, लेकिन बैंक उन्हीं लोगों को पैसे देता है। तो फिर क्या फर्क है आप में और बैंक में? आप में बैंक में यही फर्क है कि आपको प्रोफाइल नहीं पता, आपको नहीं पता वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसकी रीपे की जो कैपेसिटी है वो है कि नहीं है। आप ही स्टडी नहीं कर सकते, बैंक कर सकता है, और एक डाइवर्सिफाई भी बैंक करता है। एक आदमी को पैसा नहीं दे रहा, बहुत सारे लोगों को दे रहे। सेम चीज शेयर मार्केट के अंदर है। आप किसी भी शेयर में पैसा लगा देंगे जिसको आप नहीं जानते, शेयर को, जिसकी प्रोफाइल नहीं पता, पास्ट हिस्ट्री क्या रही है उसकी, वो सब नहीं पता, तो हो सकता है आपके पैसे डूब जाए। सिमिलर साइड पे जब आप एक स्टडी कर लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये शेयरों की प्रोफाइल कैसे करते हैं। जैसे बैंक इंडिविजुअल की प्रोफाइल कर रहा है, वैसे आपको शेयरों की प्रोफाइल पता लग जाएगा कि कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से शेयर खराब है। राइट, जैसे बैंक लोन, मतलब लोगों को लोन दे रहा है, इसी तरह से एक तरह से हम उस कंपनी को पैसा दे रहे हैं। तो प्रोफाइलिंग करके जब हम किसी को देते हैं, और डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, हम एक शेयर के अंदर पैसा ना लगा के 25, 50, 100 शेयरों में पैसा लगा रहे हैं, तो हमारा रिस्क डिवाइड भी हो गया, प्लस हमने प्रोफाइलिंग भी की है, तो फिर हम एक तरह से बैंक की तरह काम कर रहे हैं। तो आपका पैसा उस केस में काफी सेफ हो जाता है। सर आपने बिल्कुल क्लियर बोला कि पर बैंक में हमने जो पैसा डाला दैट इज सिक्योर मनी, राइट? मुझे बैंक का पैसा डूबे या ना डूबे, मेरा पैसा बैंक मुझे रिटर्न करेगी। जी जी जी। बिहाइंड ऑफ मतलब बैंक के पीछे बहुत बड़ी एनर्जीज काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो पैसा तो देगी। हालांकि अब तो बैंक भी कई बार डूब जाती है, पर फिर भी हम मानते हैं कि फ्यू सिक्योरिटीज आती है। जी जी जी। इंडिविजुअल में पता नहीं कब वो गायब हो जाए, जी जी, या कब आ जाए, उसके लिए भी सिक्योरिटीज नहीं है जी। पर शेयर मार्केट में एक आदमी अगर समझो छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए, तो एक जगह 10 अलग अलग कंपनी में कैसे करेगा लाख रुपए इन्वेस्टमेंट सर? देखिए, 2 तरीके हैं उसके। एक तो वो छोटे शेयर्स में कर सकता है जिनके प्राइस कम है, मतलब छोटा शेयर से मतलब ये नहीं है कि कंपनी छोटी है। आपने देखा होगा कई 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन शेयर उसका 300, 400, 500 रुपए का है। वो चाहे तो इस तरह के शेयर्स आइडेंटिफाई करके बड़ी प्रोफाइल की कंपनी चूज कर सकता है। दूसरी बात, जो सबसे अच्छा तरीका है, जो कॉमन मैन को मैं बोलता हूं कि किसी से शेयर मत पूछिए, आप चाहें तो इस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड वाले आपके शेयर को 50-100 शेयरों के अंदर डिवाइड करते हैं, तो आपका एक तरह से स्क्रीनिंग भी होगी सारे शेयरों की। जो आगे प्रोफेशनल बैठे हैं वो देख रहे हैं कि वो कौन सी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, सारे शेयरों की स्क्रीनिंग होगी, प्लस डाइवर्सिफाई भी हो गया। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपके दोनों पर्पस सोल्व हो जाते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड सेफर साइड खेल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप कोई भी म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पैसा डूबना तो बहुत दूर की बात है। मुझे याद नहीं किसी म्यूचुअल फंड में किसी का पैसा डूबा हो, बल्कि आप 10 सालों का कभी भी रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए। बहुत ही रेयर कभी ऐसा कभी हुआ हो, तो मुझे याद नहीं है, शायद 25-50 सालों में मेरे को याद नहीं कि कभी किसी म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिए हो लॉन्ग टर्म के अंदर। मैं 1 साल का नहीं कह रहा, पर 10 सालों में तो आपको मतलब मोस्टली म्यूचुअल फंड जो है आपको एफडी से बेटर ही रिटर्न देंगे। एफडी से बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। जी जी। अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 12 से 14% रिफंड। यही जनरली जो म्यूचुअल फंड की जो एवरेज है वही 14-15% के आसपास म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देते हैं। कंफर्म मिल जाता है, पर लॉन्ग टर्म में, अब लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। हम तो देखिए हिस्ट्री कोई ले सकते हैं। आपने मान लीजिए मुझे बोला कि शेयर कोई डूब गया, किसी का शेयर में पैसे डूब गए, तो आपकी वैसे हिस्ट्री नहीं होगी, आपको किसी ने बताया होगा या आपने ऐसे लोगों से सुना होगा। ठीक है, यहाँ तो रिकॉर्डेड डेटा है, सारा एमफी की वेबसाइट पे पूरा रिकॉर्डेड डेटा है, आप जाके देख सकते हैं एमफी की वेबसाइट पे। आज तक जितने म्यूचुअल फंड हुए हैं उनका कोई भी आपको पुराना डेटा चाहिए, उन्होंने कब कब कितना परफॉर्म किया है, सारा डेटा वहां पर पड़ा हुआ है। उनकी साइट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए या लाइव देखिए, सारा आपको पता लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड में जनरली जो 10-12 सालों में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही आते हैं। राइट। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट से सेफर साइड प्रोडक्ट है वो म्यूचुअल फंड है हमारा। जी जी, एक आम आदमी के लिए बिल्कुल सेफर साइड बिल्कुल प्रोडक्ट है वो। सर मैंने बहुत सारे दोस्तों से या बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता भी हूँ, जी जी, किसी के 10 लाख डूब गए, किसी के 5 लाख डूब गए, जी, और उसके अंदर ब्रोकर इन्वॉल्व था, मतलब जी 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 ले रहे थे, ब्रोकर इन्वॉल्व था कि उसको बोलते 35 लाख रुपए शेयर थे। जी,
20,000 पे रह गए, 50,000 के रह गए, 5 लाख पे रह गए, 30 लाख का नुकसान हो गया, शेयर बिक गए, ये सब घटनाएं फिर क्यों हुई सर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस मिल जाएंगे जहां पर लोगों के पैसे लगे हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग जो अग्रेसिवली इस मार्केट में काम करते हैं वो पैसा ज्यादातर इसमें लूज ही करते हैं। उसका जनरली रीजन एक ही है कि लेवरेजिंग। आप जब जितना पैसा आपकी पॉकेट में है आप उतने पैसे बाजार के अंदर लगाइए। जहां लेवरेजिंग का मन हो जाता है ना, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपके 2,000 रुपए बन गए, आपको लगता है कि अगर मैं 10 लाख लगा देता तो मेरे 20,000 रुपए बन जाते। तो ये जो थॉट है, जल्दी पैसा निकालने की जो स्ट्रेटजी लोग बनाते हैं या अग्रेसिवली पैसा निकालने की जो स्ट्रेटजी जनरली लोग बनाते हैं, यही जनरली खराब करती है। जो लालच है आदमी का वही इस मार्केट में खराब करेगा। ये कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है जो आपको रातों रात पैसा जनरेट करके दे दे। इसमें तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी काम करती है कि आप अपनी सेविंग्स को इसमें डालें और लॉन्ग टर्म में आप 15-17% की उम्मीद करें। जो लोग भी पैसा डुबोते हैं आप देख रहे हैं जनरली वो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। जनरली आपको मिलेगा डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, गोल्ड फ्यूचर में काम कर लिया या निफ्टी फ्यूचर में काम कर लिया। वहां पर है लेवरेजिंग। आपके पास 100 रुपए है तो आपको वो 1,000 रुपए का काम करवा देते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। अब आपकी 5-10% नॉर्मल सी बात है मार्केट के अंदर मूवमेंट आना, तो उसमें आपको पता लगा एक ही मूवमेंट के अंदर आपके 50% पैसे उड़ गए। तो इस केस में क्या होता है कि आदमी बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाता है। तो उसका रीजन आपको मोस्टली, आप कभी भी किसी आदमी के जो भी एग्जांपल दे रहे हैं उनसे बात करना, उन्होंने पक्का डेरिवेटिव्स में काम किया होगा। हाँ, डेरिवेटिव्स में पैसे लगते हैं तो हम डेरिवेटिव में मना करते हैं लोगों को। अगर आपको डेरिवेटिव में काम करना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हम ऐसे कोर्सेज करवाते हैं जहां पर आप डेरिवेटिव्स के हाथ लगाने से पहले सीखें उसको कि क्या चीज है, वो आपका पैसा किस तरह से रिस्क में आ सकता है। बिना स्ट्रेटजी ये काम करेंगे तो आप मान के चलिए कि 90%, 99% चांस आप लूज करेंगे। सीख के काम करेंगे तो आप मान के चलिए कि चांसेस आपके 30-40% रह जाएंगे, लेकिन फिर भी रहेंगे। क्योंकि जो डिसिप्लिन फॉलो करना है वो सबसे मुश्किल काम है। जब स्क्रीन आपको दिख रही होती है, जब आपको प्राइस मूवमेंट दिख रही होती है, उस टाइम पे अपने इमोशन कंट्रोल करना, ये मेरे को सबसे मुश्किल काम करता है। मुझे लगता है ह्यूमन के बस की बात नहीं है। प्राइस मूवमेंट के साथ में वो इमोशनल हो जाता है, ट्रेड को बढ़ा दे रहा है। रिस्क जो उसने सोचा था कि मैं एग्जिट कर जाऊंगा वो एग्जिट नहीं कर पा रहा उसके अंदर, वहां पर सारे के सारे पैसे जो है वो अपने लूज कर जाएगा। आप स्टॉप लॉस के साथ में काम करते हैं तो आपके चांसेस आगे आपके सारे पैसे ना डूबे। लेकिन जब लाइव स्क्रीन दिख रही होती है तो वहां पर थोड़ा सा इमोशनल आदमी होकर अपने पैसों को लूज करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप इसको अवॉइड ही करें, बेस्ट अवॉइड करें। मुझे पता है कितना भी सीख लें और आप लाइव ट्रेड के अंदर इमोशनल हो गए, सेंटीमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए तो पैसा लूज कर देंगे। हम बोलते हैं इसको आप डेरिवेटिव्स में हाथ मत डालिए, वो आ गए मतलब उसमें जलने के चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम वही पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो बेटर रहता है। जैसे मेरे भी एक फ्रेंड का इसी तरह से फोन आया, मुझे कहते हैं कि मेरे 30 लाख रुपए थे, अभी मेरे 4 लाख रुपए बचे, मैं 26 लाख रुपए इसमें लूज किए, तो अब क्या करूं, कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करूं। मैंने कहा सबसे पहले तो काम यही करना कि ये 4 लाख रुपए बचाने हैं। ये 4 लाख बचे रहेंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, इसी को बढ़ा पाएंगे। लेकिन इस 4 लाख रुपए को भी अगर आपने डेरिवेटिव में लगा दिया तो मैं श्योर कर रहा हूं खत्म हो जाएंगे। आप मुझसे स्ट्रेटजी मत पूछिए, कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं जो आपको कंफर्म पैसे दे दे, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। तो बेटर है कि इसको आप कोई शेयर आइडेंटिफाई करके 3, 4, 5 कोई अच्छे शेयर आइडेंटिफाई करके उसमें लगाइए, तो अगले 3-4 सालों में हो सकता है 4 के 8 भी हो जाए। लेकिन डेरिवेटिव में मैं फिर आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि ये 4 के अब 40 जारी रह जाने ऐसा। तो ये बहुत जरूरी है कि आदमी थोड़ा, मैंने आपसे जो प्रोडक्ट की बात की, प्रोडक्ट समझे इसके अंदर कि क्या क्या प्रोडक्ट है मार्केट में। डेरिवेटिव हर किसी के लिए नहीं है। जो फुल टाइम आ सकता है इस मार्केट में उसके लिए मैं कह सकता हूं, जो फुल टाइम इसमें टाइम लगा सकता है, बैठ सकता है स्क्रीन पे पूरा दिन, वो सीख के अगर करे और धीरे धीरे काम करे तो शायद लॉन्ग रन में पैसे बना सकता है। वैसे टूल्स आ गए बाजार के अंदर कि आपको पूरा वो एक साइंस समझनी पड़ेगी, पूरी साइंस है वो, पूरा आपकी मैथमेटिक्स उसमें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिसके साथ में आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं। मैंने पर्सनली लोगों को इसके अंदर करोड़पति होते हुए देखा है, लेकिन सबके अंदर एक ही कॉमन बात है, जिन लोगों ने भी पैसा कमाया है वो 100% स्ट्रेटेजी पे स्ट्रिक्ट रहते हैं और पूरी साइंस समझते हैं और उनकी मैथमेटिक्स एक्सेप्शनल है। मैं अच्छी भी नहीं बोलूंगा, एक्सेप्शनल मैथमेटिक्स उन लोगों की है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेस पर उन लोगों ने इस मार्केट के अंदर कमाई की है। सर मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, जिनके पास पेशेंस उन्होंने बहुत सारी चीजें कमाई भी है शेयर मार्केट में। तो आपके हिसाब से जो एक कॉमन मैन है उसको एक लॉन्ग टर्म ट्रेड ही करना चाहिए, वो भी म्यूचुअल्स और सही प्रोफाइल प्रोडक्ट के साथ ही काम करना चाहिए। जी, जनरल स्ट्रेटजी यही है कि आप जब भी मार्केट के अंदर आए तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का एक विजन लेकर ही आए। जैसे आप LIC में पैसा लगाते हैं, आप कभी गोल्ड में भी, जैसे पुराने लोग घर में गोल्ड लेकर आते थे तो वो 2-4 दिनों के लिए नहीं लाते थे। कोई भी एसेट क्लास है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपका गोल्ड है, चाहे आपकी FD है, कोई भी एसेट क्लास आप ले लीजिए, कोई भी एसेट क्लास शॉर्ट टर्म में पैसा श्योरिटी से नहीं देती। श्योरिटी से पैसा आपको लेना बहुत मुश्किल काम है। कोई भी एसेट में आप पैसे लगा रहे हैं जो कि आपको 10-12% से ऊपर रिटर्न दे सकती है, गोल्ड हो चाहे आपका प्रॉपर्टी हो,
उनके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। गोल्ड भी आपने देखा है कि अभी 1 लाख जाकर फिर मान लीजिए 92-93,000 आ गया, तो कोई बोल सकता है गोल्ड में मेरा लॉस हो गया, ये एसेट क्लास खराब है, लेकिन सबको पता है कि वो खराब नहीं है, आपको लंबे टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल सिंपल बात सर, गोल्ड तो एसेट है, अगर आपने लेके रख लिया तो फ्यूचर वही, आपका स्ट्रांग है। वही मैं लोगों से एक चीज बोलता हूँ कि ये शेयर मार्केट साथ में आप अनफेयर क्यों है। जब आप गोल्ड को टाइम देते हैं, आप कोई भी गोल्ड लेते जल्दी से बेचते नहीं है, नहीं बेचते सर। और प्रॉपर्टी लेते तो प्रॉपर्टी में 20-20 साल तक बने रहते हैं। तो जब शेयर मार्केट में आते हैं तब आपको इतनी जल्दी क्यों है पैसे कमाने की, तब आपको एक दिन में पैसा क्यों चाहिए, या आपको 10 दिन के अंदर पैसा क्यों मल्टीप्लाई करना है। तो लोगों की भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे मार्केट को लेकर, शेयर मार्केट के जो मेरे पर्सनल सेंटिमेंट है वजह से, जब आप हमारे साथ आते हैं फिर क्यों आप इतने जल्दबाजी के साथ आते हैं कि मुझे रातों रात कोई टिप्स दे दीजिए या मेरे ऐसे पैसे तुरंत 10 टाइम या 5 टाइम हो जाए। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अगर एसेट क्लास में पैसा लगाना, ये एसेट है, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। सर इसमें गलती एक्चुअली कॉमन मैन की नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जी बहुत गलत। जैसे अब मैंने बीच में एक मार्केट में अभी मैंने देखा तो 5, 7, 10, 15 लगभग 15 इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा उस समय जी। तो दे आर जस्ट सेइंग एक ही या दो जो शेयर मार्केट ऑप्शन डे का मार्केट था जी इंट्राडे पे, उसके अंदर वो लोग एक बताया जा रहे थे कि ये शेयर खरीदो, शेयर खरीदो, शेयर खरीदो, और लोगों ने खरीदा और वो बढ़ा भी एक दिन। जी 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 1-2 दिन में वो बढ़ भी गया, पर अगले 2 दिन बाद वो इतना नीचे गिरा कि जितने लोगों ने पैसा लगा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कोई भी उसमें प्रॉफिट में नहीं उठा होगा। वो कंपनी प्रॉफिट में गई या वो शेयर मार्केट वाले प्रॉफिट में गए या फिर वो इन्फ्लुएंसर तो उनको तो प्रॉफिट था ही था सर, उनको तो मेरे को लगता है पैसा मिला था इस चीज को प्रमोट करने में। जी जी। तो ये क्या है सर, इस बात को थोड़ी प्रकाश डालें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग ये ऐसे भी हो रहे हैं कि लोग शेयर के रेट्स बढ़वाते हैं। जी बिल्कुल, ये इसको पंपिंग एंड डंपिंग बोलते हैं हम लोग। पंप करना मतलब पहले 10 रुपए का शेयर है उसको पंप करके, क्योंकि ऐसी टेक्निक्स हैं बाजार के अंदर, लोग जो ऑपरेटर बोलते हैं हम उनको, ऑपरेटर क्या कहते हैं, शेयरों को 10 रुपए में एंट्री लेते हैं और थोड़ा सा पंप कर करके उसको 100 रुपीज ले आते हैं। फिर जो इनोसेंट इन्वेस्टर है उनको टारगेट करते हैं, ये जो सोशल मीडिया है इसके थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, इन सब माध्यम से उनको टारगेट करते हैं कि इनोसेंट इन्वेस्टर को बोलेंगे देखिए 100 रुपए का शेयर चल रहा है, अब इसको 3-4 दिन इसको ट्रैक कीजिए, 100 का 105 करेंगे, 7 करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे। तो लोग धीरे धीरे पैसे डालते हैं, उनको पता है लोग एकदम से पैसे नहीं डालेंगे, 100 पे डालेंगे, मान लीजिए उसको 10% पैसा, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, तो 125-30 रुपए तक जाके, 140 रुपए तक जाके वो पूरा उसको सारा पैसा जिसके पास जितना वो डाल देते हैं। वहां जाके फिर वो बेचना स्टार्ट करते हैं, जो जिन्होंने 10 रुपए पे बाइंग की थी वो उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, वो लोग भी सेल कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर वो भी सेल कर रहे हैं, तो मार्केट में केवल सेलर ही रह जाते हैं, बायर होता ही नहीं है। तो इसमें देखिए मैं दोनों तीनों की भूमिका की बात करूंगा, इसमें से भी बहुत अच्छी भूमिका कर रही है, मैंने आप बहुत अच्छा इसमें रेगुलेट कर रही है। आपने रिसेंटली शायद एक न्यूज सुनी होगी कि 7,000 जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ब्लॉक किए हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब चैनल जो है उनको ब्लॉक किया है, इसे भी नहीं, उनको मार्केट से बाहर कर रहे हैं आगे के लिए कि आप इस तरह के नहीं, इस तरह से कोई एक्टिविटी कर सकते। इस तरह के लोग जो जुड़े हुए हैं, इस तरह की जो ब्रोकिंग हाउसेस जुड़ी हुई है, सबके खिलाफ इतने एक्शन हुए हैं। पिछले अगर 5 सालों में किसी ने भी इस तरह से कोई कमाई की होगी तो वो करीब सेबी के प्रीव्यू में उनको नोटिस गए, उनके पेनल्टीज लगी है, 5-5 लाख रुपए पेनल्टी सेबी ने सब लोगों को लगाई है। और कोई बड़ा जिसने प्ले किया, तो मैंने अपने जो नॉन है उनके अंदर भी ऐसा सुना है कि 5-5 करोड़ तक की पेनल्टी उनके ऊपर लगी है, जिन्होंने बड़ा गेम इसको प्ले किया है। अब मैं लोगों के ऊपर आऊंगा जो इस तरह की बातों में आ जाते हैं, मैं उन लोगों से ये बात करूंगा कि फिर आपका लालच भी कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। आपको पता है कि इस तरह से रिटर्न नहीं आती बाजार के अंदर, फिर आप क्यों इस तरह के शेयरों में पैसा लगा रहे हैं? अगर आपको पैसा लगाना ही है तो आप कम से कम सामने वाली क्रेडिबिलिटी देखिए कि बोल कौन रहा है जो आपसे कोई शेयर लेने के लिए कह रहे हैं। अभी आप इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर देखेंगे तो 25 साल के, 26 साल के, 30 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, ये सब आपको बता रहे हैं शेयरों के बारे में। इनको कहां से पता लगेगा? ये लोग ज्यादातर एजुकेशन लेकर नहीं आते, ये सुनी सुनाई बातों पे या पैसे लेकर ही उस शेयरों के बारे में आपको बता रहे हैं। उसको फॉलोअर्स लेके बैठा है ना वो 2 लाख फॉलोअर लेके बैठा है, इसके पैसे मिल रहे हैं उसको। जी बस वो जो फॉलोअर लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल लोग इसी चीज पे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, तो बहुत सारे फॉलोअर, किसी भी आप थोड़ी सी हॉट टिप्स दीजिए और आपके 10-20 हजार फॉलोअर बहुत आराम से आप बना सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लोगों का जो लालच है वही कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं, उन शेयरों में पैसा भी लगा रहे हैं। मुझे भी मेरे फ्रेंड्स की बहुत सारी इस तरह की क्वेरीज आती हैं कि ये हमने ऐसी टिप देखी थी, आप बताइए इसमें लगाएं क्या। लॉन्ग टर्म में सबके सब पैसे देके जाते हैं इस मार्केट के अंदर, इस तरह से टिप से जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसे देके जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, टिप से बचें। और जो भी, चाहे मोबाइल ऐप की बात करें, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर की बात करें,
एक बार देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। मान लीजिए अनिल सिंह भी बोल रहे हैं तो आपको पता है ये एक ऑथेंटिक पर्सन है जो टीवी के ऊपर आ रहे सर हैं। वो कंपनी है, एस्टैब्लिश है, मतलब बिल्कुल एक क्रेडिबल सोर्स से आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंपनी के पास है, पूरी टीम है, पूरी टीम है, क्रेडिबिलिटी तो है, तभी तो। पर्सन का बैकग्राउंड जरूर चेक कीजिए, इंटरनेट पे उसका नाम डालिए, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस कंपनी से वो जुड़ा हुआ है। ऑथेंटिक सोर्स है तो फिर आप एक कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन ही ऑथेंटिक नहीं, आपको पता ही नहीं उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है जो बोल रहा है, और आपने उसके कहने पे पैसा लगा दिया, तो फिर कहीं ना कहीं आपने भी लालच किया और उसी लालच का उसने एनकैश किया है, उसने उस चीज को फायदा उठाया है। मतलब जो आप बिल्कुल क्लियर थॉट में मैं सिंगल लाइन बोलूं, वो सिर्फ आपकी लिवरेज, आपकी लालच का ही वो इन कैश पैसा लेके। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। एक कोई भी शेयर हो, क्या उसको रातों रात बढ़ाया जा सकता है रेट? मतलब 5-10 दिनों में कोई 10 रुपए का शेयर को 100-200 रुपए तक पहुंचाया जा सकता है तो ऑपरेटर के माध्यम से? इतना तो नहीं बढ़ता। देखिए सेबी की गाइडलाइंस है इसके अंदर कि कोई भी शेयर कितना परसेंट तक बढ़ सकता है। देखिए इसके दो ही जनरली रीजन होते हैं, या तो एक्चुअल में कंपनी को कोई बहुत बड़ा बिजनेस मिल गया हो, तब शेयर एकदम से कई बार मल्टीप्लाई हो, तो बहुत बड़ा बिजनेस उसके हाथ लग गया हो कोई। ऑपरेटर जो होते हैं, क्योंकि सेबी के परवी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब सर्विलेंस लगे हुए हैं, सेबी ने पूरे बहुत अच्छा सर्विलेंस सिस्टम बना रखा है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी ऑपरेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो 1 मिनट में आपको वो पकड़ लेंगे सेबी वाले। इमीडिएटली उनको, ब्रोकर को, क्लाइंट को, सभी को लाइव सेशन के अंदर ही मेल चली जाएगी या उसका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए अगर आप एकदम से ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। तो काफी उसमें रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। तो ये सारी जो फ्रेमवर्क सेबी ने बनाया है, ये ऑपरेटर्स को पता है कि इस तरह से मतलब सेबी हम पे वॉच कर रही है। अब आप देखेंगे तो ये जो 10 गुना भाव होते हैं, ये 3 सालों में कम से कम आप देखेंगे कि 3 साल इसमें कम से कम वो लोग लेते हैं। वो उन गाइडलाइन से बच बच के ही उन्होंने रास्ते निकाल रखे हैं। तो आप मान के चलिए 10 गुना शेयर कोई भी कंपनी का हो रहा है तो वो कम से कम 3 से 4 साल में करेंगे। वो लोग एकदम से करेगा तो वो सेबी की नजर में आ जाएगा, उस पर बैन लग जाएगा। सर शेयर मार्केट में शेयर बढ़ने में अगर समझो कोई कंपनी ले रही है 4 साल, 10 साल, 5 साल में पहुंच गई 100 रुपए की चीज 600 रुपए में, जी वापिस वो 100 रुपए में गिरती है बड़ी स्पीड से। गिरने की स्पीड बहुत ज्यादा है और बढ़ने की स्पीड बहुत कम, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है कि जब पैसा लेके वो लोग निकल जाते हैं अपना, उस टाइम पे उनको रहता है कि हम तो निकल जाएंगे, शायद बच जाएंगे सेबी से। उनका यही माइंडसेट रहता है कि एक बार तो हमने पैसे लेके निकल गई जी। अगर बढ़ाते टाइम पकड़ लिया तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है पूरी खराब हो जाएगी। मान लो 2-5 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी लगाए तो वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि ये भी पूरा मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हैं, इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं, गूगल एड्स को पैसा देते हैं, सब तरफ पैसे देके ये लोग भी 5 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर बढ़ाते टाइम पकड़ लिया तो सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी, गिराते टाइम इनको खुद निकल गया तो फिर चाहे शेयर गिरता रहे आगे जाके। इस वजह से थोड़ा सा जल्दी ये निकल जाते हैं। उसमें गिरने के अंदर जनरली 10-20% की कैपिंग का रहता है सिस्टम, 5 वो भी धीरे धीरे कम ज्यादा होता है, 20% है, फिर 10% है, 5%, ऐसे धीरे धीरे गिरता है। लेकिन हाँ, गिरने की स्पीड जनरली ज्यादा रहेगी। जो शेयर आपका 4 साल के अंदर बढ़ा है, हो सकता है वो 2 महीने के अंदर ही वापस 600 से 100 रुपए आ जाए। वापस आ सकता है, मतलब 2 महीने के अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हाँ जी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 600 से 100 पे तो आ गया जी, क्या उस कंपनी में, किसी भी कंपनी के अंदर शेयर मार्केट जब वो अपना शेयर रिलीज करती है तो क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कैपिटल मनी, उसके मशीनरीज या वो उसका कुछ जो बेस ऑफ प्रोडक्ट बेस है, मतलब जिस कंपनी पे जहाँ पे कंपनी खड़ी है, क्या वो इन्वॉल्व होती है? जी इन्वॉल्व होती है। देखिए डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस प्रोफाइल किस तरह का है, आपकी कंपनी क्या करती है, उस पर वो डिपेंड करता है। बाकी सेबी की तरफ से ऐसे कोई नॉर्म नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। ओके ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि आपका इतना कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, इतनी कैपिटल के ऊपर है कुछ इसका नॉर्म रहता है कि कम से कम इतने करोड़ की कैपिटल आपके पास है तो ही आप अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेबी की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन हाँ, अगर आपके पास जो भी है, चाहे आपके पास में मशीनरीज है, प्लांट है, कंपनी के नाम पर जो भी एसेट है वो आपको दिखानी होती है। कंपनी के जब आईपीओ लेकर आता है उससे पहले एक डॉक्यूमेंट उसको फाइल करना होता है, जिसको आरएचपी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो करीब करीब ये 400-500 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। उस पे कंपनी की सारी हिस्ट्री उनको देनी पड़ती है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, क्या प्रोफाइल है, शेयरों की हिस्ट्री पूरी देनी पड़ती है, कब कब किस किस को क्या अलॉटमेंट हुए हैं, किसने कितने भाव पे खरीदे हैं, कौन कौन सा एग्जिट कर रहा है इसके अंदर। आईपीओ आ रहा तो हो सकता है कुछ लोग एग्जिट भी कर रहे हैं शेयर के अंदर। तो पूरी प्रोफाइलिंग कंपनी की, इसके कॉम्पिटिटर क्या है, इन्वेस्टर को रिस्क क्या है, इस तरह की पूरी प्रोफाइलिंग के साथ में कंपनी आती है, वो सेबी में देती है। अगर सेबी को समझ आता है तो ही वो उसको अप्रूव करती है। इसके अंदर भी रिसेंटली थोड़े चेंजेस आए हैं। जब ये आपने रिसेंटली देखा होगा, टीवीएस की एक एजेंसी थी जिसके अंदर से 5-6-10 एम्प्लॉय थे और एक ही एजेंसी थी, तो उसका शेयर भी काफी ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 13 करोड़ का इनका आईपीओ था। उसके बाद में थोड़ा सा ये आई ओपनर था कि इतनी छोटी सी एजेंसी के ऊपर आप इतना बड़ा पैसा बाजार के अंदर आ गए, तो ब्लाइंडली बिल्कुल लोग पैसा उसके अंदर लगा रहे हैं। उसके बाद में सेबी ने अभी रिसेंटली इसी मंथ के अंदर, जब हम जुलाई 2025 में बैठे हैं, तब उस टाइम पर ही सेबी कुछ नॉर्म्स लेकर आई है जिसमें उन्होंने थोड़ा टाइट किया है मॉनिटरिंग को, कि आप इतना कम से कम कैपिटल लेकर आइए,
इतना कम, जो टिकट साइज है, जैसे एसएमई में जनरली जो छोटी कंपनियां हैं वो एसएमई के अंदर आती हैं, तो एसएमई के अंदर जो पहले टिकट साइज था वो था करीब 1.5 लाख रुपए का, जिसको बढ़ा के अब सेबी ने 2.5 लाख रुपए की है। और जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर भी सेबी ने थोड़ा सा अभी उनको टाइट किया है कि आप कम से कम 1 करोड़ प्रॉफिट अगर कर रहे हैं तो ही आप अपना आईपीओ ला सकते हैं। इस तरह से थोड़ा नॉर्म्स आप देखेंगे तो काफी सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन हाँ, ये बेसिक से जो नॉर्म्स हैं ये अगर क्वालिफाई करती है तो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। यहाँ पे फिर एक बार मैं क्वेश्चन को और थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है जी, पर जो उसका कंपनी के नाम पे जो मशीनरीज है या जी, उसकी जमीन है तो वो कंपनी के नाम पे रहेंगे, पर अगर कल को कंपनी शेयर मार्केट गिर जाता है या जीरो हो जाता है, किसी कारण से वो कंपनी जीरो हो जाती है शेयर मार्केट में या 5-10, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ओनर है वो कंपनी रहेगी या तो वो जितने शेयर होल्डर्स हैं वो भी रहेंगे? देखिए, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। इसमें जो एसेट होता है, पहली बात तो किसी इंडिविजुअल की नहीं है, वो अगर कंपनी के नाम पे खरीदी हुई है, कंपनी ने फ्री रिजर्व से खरीदी है, तो वो सारी एसेट जो है वो कंपनी की है। अभी डिपेंड करता है कि आप कंपनी के डायरेक्टर है और आपकी कोई एसेट है, तो वो जरूरी नहीं कि ये एसेट मतलब कंपनी की हो, वो इंडिपेंडेंट आपकी एसेट है। कंपनी के जो फ्री रिजर्व सरप्लस से जो भी एसेट खरीदी है, आईपीओ के टाइम पे आपने दिखाया कि ये पैसा कंपनी का है, उस पे अब डिपेंड करता है कि उसके ऊपर राइट्स किसका है। तो ये पूरी हायरार्की होती है, इसमें सबसे पहले राइट्स जो होता है वो होता है बैंकों का। अगर आपने डेट की फॉर्म में बाजार से पैसा लिया है तो पहला राइट्स तो उनका होगा, जिनसे भी आपने लोन लिया है वो आपके एसेट के ऊपर अपना क्लेम कर सकते हैं कल को कंपनी डिफॉल्ट होती है। दूसरा इसमें जो राइट्स होता है वो होता है प्रेफरेंशियल शेयर्स वालों का, जिसने भी प्रेफरेंशियल शेयर खरीदे हैं कंपनी के, सेकंड राइट्स उनको होता है। कल को डाइल्यूट होता है तो पहला पैसा बैंक को जाएगा, दूसरा पैसा ये जो प्रेफरेंशियल शेयर वाले उनके। अगर उसके बाद कोई पैसा बचता है फिर ऑर्डिनरी जो शेयर, इनको ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं, जो हम लोग लेते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर है। ऑर्डिनरी शेयर वालों का राइट्स है वो थर्ड उसके अंदर बनता है, तब तक पैसा बचता नहीं है। तब तक पैसा बचता नहीं है। लोन अगर लोन चुकाने की ही कंपनी के पास कैपेबिलिटी हो तो फिर वो डिफॉल्ट ही नहीं होगी, कंपनी नहीं होती, बंद ही नहीं होती। जी तो राइट सर, ये बात समझ रहे कि हम थर्ड पार्टी में आ रहे लास्ट में। बिल्कुल, तो मोस्टली ऐसा पैसा बचता नहीं है। 99% केसेस में मैंने देखा कि जब कंपनी डायलूट होती है तो उसका उस टाइम पे ज्यादातर पैसा जो लोन चुकाने में और जो प्रेफरेंशियल शेयर उनको देने में पैसा खत्म हो जाता है। चलो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट हो रहा है सर। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का शेयर 5 रुपए है। जी जी जी, ये जस्ट थिंकिंग कि हमने एक एक्स कंपनी पकड़ी जी और उस कंपनी शेयर सिर्फ 5 रुपए जी, और किसी ने इसका शेयर खरीदना चालू किया जी, और खरीदते खरीदते उसने उसकी शेयर की 50% या 70% 50% शेयर मार्केट में थर्ड, जो आपने बोले हम थर्ड पर्सन आ रहे हैं शेयर वाले जी जी, 50% तक उसके शेयर, मान लेते हो कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए थे और जी 50% शेयर किया, तो वो कंपनी में डायरेक्टर पोजीशन पे आ गया जी, राइट। तो अब जो कर्जा अगर कंपनी डायलूट होती है तो क्या इसको भुगतने पड़ेंगे इस व्यक्ति को? नहीं, इंडिविजुअल के ऊपर लायबिलिटी नहीं होती। जो भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो इंडिविजुअल्स हैं और इंडिविजुअल्स के ऊपर लायबिलिटी जनरली नहीं होती। तो जो कंपनी के पास जो एसेट है, अनटिल अनलेस कोई उन्होंने फ्रॉड किया हो, मतलब वो अगर मान लो अपने बाईपास करके खुद कोई पैसे लगे हो, अगर ये प्रूव हो कि इस डायरेक्टर ने फ्रॉड किया तो उसके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। उसको हो सकता है उसका कोई पर्सनल जो पैसा है उसके अंदर सीज हो जाए। लेकिन अगर उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, कंपनी जनरली बिजनेस करके खत्म हुई है, उस केस में किसी भी डायरेक्टर की पर्सनल जो प्रॉपर्टीज है, पर्सनल जो एसेट है, उसके ऊपर क्लेम कोई नहीं कर सकता। मैं और क्लियर करता हूँ, मैं तो एक कॉमन आदमी हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल कॉमन आदमी हूँ सर जी, और मैंने मतलब एक कॉमन आदमी ने बाजार गया, मार्केट शेयर मार्केट स्क्रीन खोली, एक 5 रुपए का शेयर दिखा जी जी जी, कंपनी ने अपना आईपीओ लेके आई थी 2 साल पहले, कंपनी ने 1 लाख शेयर उसमें से रिलीज किए थे जी जी, हमने खरीदना चालू किया, जो भी पर्सन उसने खरीदना चालू जी जी, और खरीदते खरीदते वो अपने नुकसान को बचाने के चक्कर में उसने 50% कंपनी के शेयर भी खरीद लिए, मतलब 50,000 शेयर खरीद भी लिए जी 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 जी, 25 लाख रुपए के शेयर उसने 2.5 लाख रुपए के शेयर, सॉरी 2.5 लाख रुपए शेयर खरीद जी जी जी, 2.5 लाख रुपए शेयर खरीद लिए, मान लेते 51% खरीदे, 3 लाख रुपए शेयर भी आ गए उसके, 50 to 60% जी। तो अब इस आदमी के पास इतने जो शेयर हैं, तो क्या वो कंपनी के अंदर पहला बताओ कि ये मुझे राइट है उसके एज ए डायरेक्टर? वो क्लेम बिल्कुल कर सकता है। जिसके पास में 50% राइट्स है वो एज ए प्रमोटर भी खुद को वो कर सकता है, कंपनी के और बोर्ड के अंदर आने का भी वो कर सकता है कि मुझे बोर्ड में आना है। बिल्कुल, वो प्रेफरेबल शेयर में नहीं है, पर वो प्रेफरेंशियल में नहीं, ऑर्डिनरी शेयर है उसके पास में, ऑर्डिनरी शेयर के बेस पे वो प्रेफरेंस ऑन द बोर्ड आ सकता है जी जी जी। अगर वो बोर्ड में नहीं आता, कल उसके पास मान लेते कि कंपनी डूब गई जी, तो क्या वो लायबिलिटी उस आदमी जी नहीं, ऐसा नहीं होता। शेयर होल्डिंग के बेस पर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसके बेस पर आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती। फिर मैं कह रहा हूँ आपने 50% शेयर ले लिए मान लो, और आपके पास में फिर कुछ आपके पास मैनेजमेंट राइट्स भी आ जाते हैं कंपनी के, तो जब मैनेजमेंट राइट्स आ रहे हैं तो फिर आप हो सकता है कुछ कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करो। मान लो अपने बैंक के अंदर आप हैं,
आपने किसी को जानकर के लोन दिलवा दिया कि मेरे जानकर इनको आप 100 करोड़ का लोन सैंक्शन करो। इस तरह से अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, उसकी वजह से कंपनी को नुकसान किया है, तब से भी उसको देखती है, या एनसीएलटी उसको देखती है कि इसमें इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी लग सकती है या उसके पर्सनल एसेट सीज हो सकते हैं। सिर्फ आपके पास शेयर है और आप बोर्ड के अंदर हैं, इन रीजन की वजह से आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती। ठीक है, जी जी जी। एटलीस्ट ये बचाव तो है। हाँ जी। मतलब अगर हम प्रॉफिट के हकदार नहीं है, कंपनी डूब रही है, तो अगर उसका थर्ड पैसे का हम तीसरे हिस्से में अधिकार रख रहे हैं, जी तो एटलीस्ट यहाँ से तो मैं अधिकारी कुछ तो बचाव है, जी जी कुछ तो सही काम किया हमारे जी 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 राइट सर। तो एक चीज और हमने बात की, अपना एक शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, आईपीओ, जी जिस पे हम पूरा डिस्कशन भी कर रहे थे। जी जी सर, एक आईपीओ के अंदर आपने अभी एक कंडीशन बताई कि उसमें इतना एसेट्स चाहिए और एसएमई के लिए 2.5 लाख रुपए फीस हो गई, 400-500 पेज का भी है। एक आईपीओ को कैसे एनालाइज किया कर सकता है एक आम आदमी? आईपीओ कैसे समझ सकता है कि कौन सा आईपीओ बेटर है, कौन सा आईपीओ लेना चाहिए, कौन सा आईपीओ में नहीं जाना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें जनरली जो मैं करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करता हूँ। यही चीज मैं सिखाता भी हूँ लोगों को कि 3 फ्रंट के ऊपर हम जनरली एक आईपीओ को एनालाइज करते हैं। इसमें नंबर 1 होता है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस की उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, मॉडल क्या है, मान लीजिए सर्विस दे रही है तो किस तरह की सर्विस दे रही है, मोनोपोली है कि नहीं है इस कंपनी के अंदर, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इसके क्या है, यूएसपी क्या है कंपनी के पास में, इसके जो बायर है या सेलर है कंपनी के प्रोडक्ट के, उनके साथ में रिलेशन कितने पुराने हैं। मान लीजिए B2B बिजनेस में है, कितना पुराना ये इनके साथ में रिलेशन मेंटेन कर रही है। सर्विसिंग में तो है, तो उनकी सर्विस क्वालिटी किस लेवल की है। इस सारी चीजों को इसमें हजारों तरीकों से आप अपने समझ के हिसाब से उसमें देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है। फॉर एग्जांपल बैंक का ले लेता हूं, आपको पता है आईसीआईसीआई में जाते हो तो आपको कैसी सर्विस मिलती है, दूसरी साइड में आप किसी और बैंक में जाएंगे तो आपको पता है कैसी सरकारी बैंक में जाएंगे तो कैसे मिलती है। तो आपको एक पहला फर्स्ट थॉट आया था कि बिजनेस वाइज तो मान लीजिए आईसीआईसीआई उससे बेटर है सरकारी बैंकों से, इस तरह से। तो इस फ्रंट पे जब आप एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं बिजनेस एनालिसिस। तो वेरी फर्स्ट तो हम ये बोलते हैं कि आप बिजनेस एनालिसिस कीजिए। नंबर 2 उसके फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इनके ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी के जो रेशियोज होते हैं, सेल टू इन्वेंटरी रेशियो, इस तरह से हम कई सारे रेशियो जो हम अपनी ट्रेनिंग क्लासेस के अंदर सिखाते हैं। इन सारे रेशियोज के ऊपर कंपनी को इवैल्यूएट कीजिए। सारे जितने भी कंपनी ने लास्ट 3 ईयर की जनरली इसमें कंपलसरी होती है, आपको दिखाना होता है कि पिछले 3 सालों में कैसी परफॉर्मेंस कंपनी की रही है, कंपनी ने क्या ग्रोथ की है, प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है, सेल्स में क्या ग्रोथ है। इन सारे फ्रंट्स के ऊपर हम जो एनालिसिस करते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। तो दूसरा पैरामीटर ये होता है कि आप फाइनेंशियल एनालिसिस इस कंपनी का कीजिए। एक लास्ट में आता है वैल्यूएशन। मान लीजिए फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं और फंडामेंटल, जिसको मैं बोलता हूँ बिजनेस एनालिसिस को फंडामेंटल बोलता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया आपने, बिजनेस एनालिसिस और ये फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया, तो लास्ट में वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब कि एक शेयर जो है वो उसका जो बेस रहता है वो ये रहता है कंपनी पर शेयर कमा कितना रही है। मान लीजिए पर शेयर कंपनी वाली 10 रुपए, अब कंपनी चाहे तो 100 रुपए का शेयर भी दे सकती है, 500 का शेयर भी दे सकती है। उसका जो बेस रहेगा वो पर शेयर अर्निंग ही रहता है। अगर 10 रुपए है और कंपनी 100 रुपए का शेयर दे रही है, मतलब वो 10 के पी बोलते हैं इसको हम, कि 10 के पी पे दे रही है तो शेयर सस्ता है। 500 के ऊपर दे रही है तो मतलब 50 के पी के ऊपर दे रही है, तो थोड़ा महंगा हो गया शेयर। लास्ट एनालिसिस ये बताता है कि कितने के पी के ऊपर कंपनी अपना शेयर दे रही है। अब इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे, महंगा है सस्ता है, मतलब 50 कम है ज्यादा, कैसे पता लगे? तो उसका फिर हम जनरली इंडस्ट्री पी देखते हैं कि इस इंडस्ट्री का पी कितना है। इंडस्ट्री का पी मान लीजिए 40 आ रहा है और शेयर जो है वो 50 पे दे रहा है, तो थोड़ा सा हम बोलते हैं महंगा दे रहा है शेयर को। अगर इंडस्ट्री का पी 40 आ रहा है और मान लीजिए शेयर का पी मान लीजिए 30 आ रहा है, तो हम बोलेंगे थोड़ा सस्ता दे रहा है, तो उसमें लिस्टिंग गेन के भी चांसेस है। इस तरह से 3 फ्रंट के ऊपर हम आईपीओ को एनालिसिस करते हैं। आपने तीनों फ्रंट तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। जी जी राइट, पी की भी वैल्यूएशन समझ गए। ये आईपीओ के अंदर जब शेयर रिलीज होते हैं, जब मार्केट में ओपन होता है आईपीओ, तो वो प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइस ये जो कंपनी लेकर आ रही है खुद ही डिसाइड करती है कि मैं 40 रुपए में बांटूंगा, मैं 50 रुपए में बांटूंगा, मैं 500 में बांटूंगा। वो कंपनी खुद डिसाइड करना है, वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। इसमें मर्चेंट बैंकर के साथ उनकी मीटिंग्स होती है। मर्चेंट बैंकर मैं बता देता हूँ कौन होता है। मर्चेंट बैंकर है जो आपको पूरा आईपीओ का प्रोसेस करवा के देगा। आपको अपना कंपनी का मान लीजिए लेकर आना है, आईपीओ लेकर आना है, तो आप मर्चेंट बैंकर के पास जाएंगे, वो आपको पूरा प्रोसेस समझाएगा, पूरी आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा, वही आपको सारी चीजें सजेस्ट करेगा। उसके साथ मीटिंग करके ही आप सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि कब आपको आईपीओ लेकर आना है, कितने पे में लेकर आना है, कितना आपको पैसा उठाना है, किस फॉर्म में उठाना है। ये सारी चीजें आपको जो है मर्चेंट बैंकर क्लियर करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर से डिस्कशन के बाद ही कंपनी डिसाइड करती है कि उनको अपना आईपीओ कितना लेकर आना है। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं तो कह दूंगा मेरा आईपीओ आप 1000 के पी पे ले आइए, लेकिन उसको कोई फिर सब्सक्राइब तो करे, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मर्चेंट बैंकर की होती है। अगर उसका पोर्शन मान लीजिए पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, सपोज 70% ही हुआ है, तो 30% मर्चेंट बैंकर की जिम्मेवारी होती है कि उसको वो फिर सब्सक्राइब करे।
इसलिए मर्चेंट बैंकर उसको थोड़ा ध्यान से करवाता है कि आप इस प्राइस तक ले गई तो आपका ठीक है, मतलब यहाँ तक लॉस इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसमें जीसीएल कैसे हेल्प करता है, मतलब आप और आपकी टीम कैसे एक आम आदमी हेल्प करता है आईपीओ के अंदर किस तरह जाना चाहिए? जी, हम लोगों ने इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारी पूरी टीम है, हम लोग मिलकर आईपीओ के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि आईपीओ के इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, जो पैरामीटर मैंने आपको बताए उस पर हम लोग पूरा इवेल्यूएट करते हैं। और जो हमारे क्लाइंट है, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको पर्सनल व्हाट्सएप के थ्रू फिर हम उस पर अपनी रेटिंग देते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो उसको लिस्टिंग के बाद होल्ड करना है या इसमें से निकल जाना है, या इसको अगर होल्ड करना है तो कितने सालों के लिए करना है। ये सारा हम लोग अपने क्लाइंट को मेल भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, और मैं खुद पर्सनल जैसे वीडियोस बनाकर अपने इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर इसको डालता हूं, तो उससे आइडिया हमारे क्लाइंट्स को लग जाता है, या मेरे फॉलोअर जो है उनको आइडिया लग जाता है कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना। और पर्सनल इंस्टाग्राम है, जीसीएल इंस्टाग्राम है सर? हमारे दोनों ही चैनल है, जीसीएल के भी है और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी है, दोनों पे हम लोग उन वीडियोस को डालते हैं। तो आप सर को भी फॉलो कर सकते हैं इनके पर्सनल चैनल पे। जीसीएल पे तो आपको करना ही करना है, और सर के पर्सनल इंस्टाग्राम पे आप सर को फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज शेयर मिलेगा। और सर से कनेक्ट करने के लिए तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। तो सर, हम आईपीओ पे बात कर रहे थे, आपने बोला कि हम हमारे क्लाइंट्स को प्रॉपरली पर्सनल सर्विस देके ये बताते हैं कि आईपीओ में इन होना चाहिए, हमें हाथ डालना है, नहीं डालना है तो कितने होल्ड करना है या एग्जिट करना है। जी जी, ये प्रॉपरली। सर, ये जितनी भी डिटेल्स आपने हमें बताई, तो क्या किसी कंपनी की पूरी डिटेल जो मर्चेंट बैंकर के साथ बैठ के मीटिंग होती है, ये डिटेल्स भी मार्केट में आती हैं, मतलब पब्लिकली? जैसे आपने बोला कि 3 साल की रिटर्न्स आती हैं, जी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू आती है, इसने लोन कितना चल रहा है, ये सब पूरी डिटेल उसकी वेबसाइट्स पे कुछ आती है? जी जी, वेबसाइट्स पे तो मतलब ज्यादा नहीं रहता, लेकिन जो कंपनी जो फाइल करती है, जैसे हम लोग चित्तौड़गढ़ वेबसाइट है, वहां से चेक करते हैं इसको। आप नेट पे भी जाके इसका जो आरएचपी डॉक्यूमेंट है उसको सर्च कर सकते हैं, कंपनी का नाम डालिए और उसका आरएचपी लिखिए, तो आपको आरएचपी डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे होता है, सेबी की वेबसाइट पे होता है, वहां से डाउनलोड कीजिए। जो वो 200-300-400 पेज का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो पूरा आप डाउनलोड करके उसको सारा डिटेल उसमें आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी की क्या हिस्ट्री इसके अंदर रही है। राइट। सो कंपनी ने डिसाइड कर लिया। मुझे एक बात आप क्लियर करो, शायद मेरा क्वेश्चन अनवैलिड हो या वैलिड हो, मुझे जी जी जी, क्या ये बात सही है कि 100 में से 70 आईपीओ ओपन होते ही शेयर मार्केट में लिस्ट होते नीचे गिर जाते हैं? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 100 में से 70 गिर जाते हैं आज नीचे। की मैं क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बात में वो खुद क्लियर नहीं, इसलिए बहुत क्लियरली पूछ रहा हूँ। जी, डिपेंड करता है कि कंपनी मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए कि कंपनी कितनी लालची है, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि कंपनी ने कितने पी के ऊपर शेयर दिया है। कई जो कंपनियां हैं वो अच्छे पी के ऊपर दे देती हैं, अच्छे से, मतलब अगर उनका 50 का पी बनता है तो वो 30 के पी पे शेयर दे देती है, यानी सस्ता दे देती हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो लिस्टिंग के बाद भी शेयर ऊपर ही चलता रहता है। मैंने कई सारे शेयर जो है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मैं सभी परिवार वालों के इसमें अकाउंट के अंदर आईपीओ लगाता हूँ, तो बच्चों में मेरी आदत है कि मैं छोड़ देता हूँ, वो आईपीओ आगे जाके, मतलब मैं निकालता नहीं उसमें से पैसे। तो मैंने बहुत बार देखा है जो बहुत हाई पी पे लेकर आती है उनके तो आगे जाके थोड़ा बजाज सेटल करता है उनको और उनको नीचे ले आता है, लेकिन जो उन्होंने सस्ते शेयर दिए हैं वो लॉन्ग टर्म में वहां से भी बहुत सारे शेयर जो है वो 4-5-10 गुना तक हो जाते हैं। जैसे मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जांपल 2023 का एग्जांपल देता हूँ। उस टाइम पे 3-4 शेयर आए थे, इरेडा का शेयर आया था, एक टाटा का एक शेयर आया था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन टाटा का एक शेयर था। वो सभी शेयर जो लिस्टिंग के टाइम पे लगभग 200% पे खुले थे, और वहां से भी वो जो शेयर है वहां से भी 3-3, 4-4, 5-5 गुना हुए। तो इस तरह के एग्जांपल बाजार के अंदर हैं जहां कंपनी ने सस्ते शेयर दिए और मार्केट ने उसकी सही वैल्यूएशन लगाकर और उसको शेयर को वहां से भी 5-7-10 गुना कर दिया। तो हर तरह के, जैसे अभी बजाज का एक शेयर आया था जो कि लिस्टिंग पे ही वो 263% का रिटर्न देके गया था। लिस्टिंग पे ही? जी जी, बजाज का वो पूरा हाउसिंग फाइनेंस का था, शायद बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर था, बहुत अच्छा वो रिटर्न देके गया लिस्टिंग के ऊपर ही। शायद 63 का शेयर था और 163 के आसपास शायद वो ओपन हुआ था। तो ऐसे भी शेयर बाजार के अंदर हैं जो अच्छा पैसा मतलब इन्वेस्टर को देके जा रहे हैं। अपकमिंग 2025 के अंदर हम किस किस आईपीओ पे फोकस कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, अभी बहुत सारे आईपीओ जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, लेकिन जैसे एनएसई है, एनएसडीएल है, ये अच्छे आईपीओ अभी पाइपलाइन में है। इस तरह से आप लिस्ट निकालें तो बहुत लंबी लिस्ट आपको निकल जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है वो कंपनी कितने पे अपना आईपीओ देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 3 एनालिसिस आपको बताएंगे, 3 एनालिसिस आपको करने ही पड़ेंगे, और वो एनालिसिस आप कब तब कर पाएंगे जब वो सेबी में वो जो ड्राफ्ट है वो अपलोड हो जाएगा और आपको एक्सेस मिल जाएगा। वहां पर आपको सारा एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन से आईपीओ में पैसा लगाएंगे, कौन से में नहीं लगाएंगे। कई बार कंपनी बहुत अच्छी होती है, जैसे मैं एलआईसी का एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी थी, सब कुछ अच्छा था, तो हम अगर उसको इवैल्यूएट नहीं करते तो हम बोल देते कि इसमें आप पैसा लगा लीजिए। लेकिन जब उसके फाइनेंशियल्स आए, वो सब चीजें सामने आई, तो हमने उनको मना किया हमारे इन्वेस्टर को कि रुक जाइए, अभी इसमें पैसा लगाने को नहीं है।
ओके जी। सर, वो एक आम आदमी की बस की तो बात नहीं कि इतनी सारी चीजें पढ़ेगा जी, करेगा, जी, तो जी। क्या जीसेल इसमें पूरी तरह हेल्प करता है? जी, हम तो अपने क्लाइंट को देखिए जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम लोग, मैंने आपको बताया, दोनों तीनों मीडियम से, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के जो सोशल मीडिया है हमारे पेजेस हैं उनके थ्रू भी हम करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी करते हैं, मेल के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हर तरीके से क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं कि कौन से आईपीओ में अपने पैसे आपको लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। और इसमें भी हमारी जो एक्यूरेसी है, मैं आपको बोलूंगा कि हो सकता है कि हमने आपको मना किया और उसमें पैसे आपके आ गए, मान लीजिए आप बढ़ हमें गए। मना किया और उसमें थोड़ा सा पैसे आपके आ गए, लेकिन ऐसा मेरे को कभी याद नहीं कि हमने बोला हो कि आप लगा लीजिए आपके पैसे लग गए हो। मतलब हम आप बोल रहे हैं कि आप अप्लाई कर लीजिए, तो मेरे को ऐसा कोई पिछले 5 सालों में याद नहीं कि हमने अप्लाई की रेटिंग दी हो। हम जनरली 3 रेटिंग देते हैं, लॉन्ग टर्म, अप्लाई और अवॉइड। तो ऐसा मुझे याद नहीं कि हमने कभी आईपीओ में अप्लाई की रेटिंग दी और वो अंडर सब्सक्राइब हुआ या फिर कम पे खुला हो। ठीक। मोस्टली इसमें पैसा ही बनता है। एक आम आदमी को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसके जी। लिए उसको बेसिक जरूरत क्या है? जी, उसका एक प्रोसीजर है। उसके लिए सबसे पहले आपको आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक जो है। जीसीएल भी प्रोवाइड कर रही है। हम लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं और एब्सोल्युटली अभी तो फ्री खोल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोग आईपीओ में पैसे लगाएं। अच्छा, आप डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री? बिल्कुल, हम लोग कोई चार्ज नहीं कर रहे, डीमेट अकाउंट भी नहीं चार्ज कर रहे, और आगे जो एएमसी लगती है जनरली, जो 300-400-500 रुपए कंपनियां हर साल लेती हैं, वो भी हम लोग चार्ज नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि आईपीओ वाले लोग इस बाजार के अंदर आए। ठीक है। उसके बाद में उसको ब्रोकर के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू जाके उसको वो शेयर का अप्लाई करना होता है। उस आईपीओ के लिए उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है। तो हम लोग जैसे उसमें गाइड कर देते हैं कि इसमें लगाना है। मोबाइल ऐप के थ्रू भी आजकल, क्योंकि मोबाइल के अंदर ये सब चीजें आ गई जी। हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी जैसे हमने दिए, अब व्हाट्सएप के थ्रू भी लगा सकते हैं, ओके। मोबाइल ऐप के थ्रू भी लगा सकते हैं। वहां पर आप जाइए, 2-3 क्लिक के अंदर ही आपका आईपीओ अप्लाई हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पैसे आपको हमें ट्रांसफर नहीं करने होते, आपके बैंक के अंदर ही पैसे ब्लॉक होते हैं। आपके बैंक में ही पैसा रहेगा एसबा फैसिलिटी के थ्रू, वहीं से पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ आता है तो ही आपके अकाउंट से पैसा कटता है, फिर आपके वो ट्रांसफर हो जाए सामने वाली कंपनी के, उसके अगेंस्ट में आपको शेयर मिल जाते हैं। वो शेयर से आप एग्जिट करके, अगर आपको सेल करना है तो उसको सेल करके फिर जीसीएल के अकाउंट में पैसे आते हैं और हम आपको पैसे प्रोवाइड कर देते हैं। आपकी ऐप के थ्रू हम पैसा लगाते हैं आईपीओ के अंदर, तो आईपीओ में हमारा पैसा सिर्फ हमारे बैंक में अकाउंट में होता है, बिल्कुल, पर ब्लॉक होता है। ब्लॉक होता है। और जब से आईपीओ खुलता है, हाँ जी, तो उतना हमें पैसा वो बैंक वहां से काट लेती है। अगर आपका आईपीओ लगा है तो। लगा करने का मतलब कि हमने अप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं जिसके भी नसीब में आया। जी 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 जनरली जो लॉटरी सिस्टम की तरह। जी, बिल्कुल। आजकल तो इतने इतने मल्टीप्लाई हो गए हैं, मतलब 100 गुना तक आईपीओ लगने लगे हैं। तो उस केस में तो वो लॉटरी है, 100 में से एक आदमी का लगेगा। ऐसा लगे हैं तो ही आपके पैसे कटेंगे, अदरवाइज वो पैसा इंटैक्ट रहता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है बैंक के अंदर। मान लीजिए 5-6% जो भी आपको बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, इधर वो इंटरेस्ट आपका मिल रहा है आपको, और अगर लग गया तो फिर वो आपको अच्छा 2-3-4 हजार रुपए का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। तो डबल बेनिफिट बेसिकली आपको अपने पैसों का मिल जाता है। हमने आईपीओ ले लिया, अब आईपीओ के बाद वो शेयर लिस्टिंग होगा, वो कितने दिन का प्रोसेस होता है सर? अब बहुत छोटा हो गया, पहले तो ये करीब 7 दिन का प्रोसेस था। सेबी ने इसको कट डाउन किया जब से ये एसबा के थ्रू और अब जो मोबाइल ऐप के थ्रू जब से ये लगने स्टार्ट हुए हैं, यूपीआई के थ्रू जब से लगने स्टार्ट हुए हैं, तब से ये 3 दिन का प्रोसेस रह गया। 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपका पैसा रिलीज हो जाता है। आप लास्ट डे पे लगाइए, 3 दिन के लिए जैसे आईपीओ ओपन हो रहा है, तो सपोज 17, 18, 19, तो 19 तारीख को आप लगाइए तो 20-21 तारीख को आपका पैसा रिलीज हो जाता है। तो 2 ही दिनों के अंदर आपका पैसा रिलीज हो जाएगा, उसको आप दूसरा यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही जैसे 3 दिनों बाद वो शेयर में लिस्टिंग हो गया सर, जी मान जी लेते हैं कि एक आम आदमी के प्रोसेस में उसका शेयर मार्केट में उसका बैंक से पैसा कटा, आईपीओ उसका लग गया और लिस्टिंग हो गया। जी जी जैसे वो लिस्ट होगा तो वो क्या करेगा? शेयर मार्केट वो लिस्ट शेयर और डीमेट अकाउंट ऑटोमेटिक चले जाएंगे? ऑटोमेटिकली आता है। लिस्टिंग होने से 1 दिन पहले आपके अकाउंट के अंदर वो शेयर्स आ जाते हैं। आ जाते हैं जी, डीपी अकाउंट के अंदर 1 दिन पहले क्रेडिट होते हैं, जिस दिन लिस्टिंग होगी उससे 1 दिन पहले। ठीक है। और उसके बाद वो शेयर मार्केट जब स्क्रीन पे आता है तब उसकी प्राइस अप एंड डाउन जो भी चलती है तब से? जी जी, उसको लिस्टिंग बोलते हैं हम लोग। लिस्टिंग की डेट अलग रहती है। ये प्रोसेस ऐसे है कि 3 दिन बाद तो आपको पता लगता है। उस दिन शाम को अगर मान लो आईपीओ आपको मिला है तो उस दिन शाम को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट डे उसकी लिस्टिंग होती है। नेक्स्ट डे जनरली 10 बजे का टाइम रहता है। 10 बजे आप जाके जैसे एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उस टाइम पे आप उस शेयर को चाहे तो काट सकते हैं, वो चाहे तो उसको आगे के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। क्या मैं लिस्टिंग से पहले नहीं काट सकता? लिस्टिंग से पहले नहीं काट सकते आप। मतलब जो आ गया वो तो मेरा है, जो प्लस माइनस बात की बात है। जी 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 ठीक है, राइट। अब वो लिस्टिंग उसमें मान लेते हैं 100 रुपए, तो मतलब मेरे पास आईपीओ में जैसे मैंने 100 रुपए के हिसाब से मेरे को 100 शेयर मिल गए हैं, 10,000 रुपए के शेयर मिल चुके हैं जी। अब लिस्टिंग अगर 110 120 आती है तो मेरा प्रॉफिट है, वो और प्रॉफिट है। 90-80 आता है तो मेरा लॉस है। मेरे को संभालना है फ्यूचर टाइम के लिए, जी जी शॉर्ट टर्म के लिए आईपीओ भी नहीं खेलना चाहिए। जी 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 सर, कितना एक आम आदमी के नजरिए से जी एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन हो, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टीज ने सो मच बूम ओवर देयर, एक मतलब मुझे अगर समझो कि 100 गज का प्लॉट भी खरीदना तो 1 करोड़ पे चाहिए। जी जी जी
रवि सर, एक बात बहुत सिंपल जानना है। जी जी आपको मैं जब से मतलब जानता हूँ, जब से हम बात कर रहे हैं, जी जी यू आर इम्पोर्टेंट, आप बहुत सारी इंपॉर्टेंस एक ही बात पे दे रहे हो कि इन्वेस्ट करो, जी जी ठीक है, और लोगों के पैसे गुम हो जाते हैं। हाँ जी हाँ ठीक है, अभी आईपीओ में बता रहे हो कि जाएगा फिर वापस गिर सकता है, पर लंबे समय के लिए। जी जी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, जी। और इससे सेविंग क्या है, ये बताओ, मतलब फ्यूचर क्या देखते हो तुम्हारा? देखिए पहले मैं बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम लोग इस तरह से लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप शेयर मार्केट की तरफ आइए। क्योंकि आप जब दूसरे एसेट क्लास के अंदर जाते हैं, मान लीजिए आप फिक्स में जाएंगे तो आपको 6-7% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है। गोल्ड और प्रॉपर्टी में जाएंगे तो टिकट साइज बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से आप उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग थोड़े थोड़े पैसे को क्या करते हैं, बैंक में डाल के छोड़ देंगे, छोटी मोटी कोई एफडी करवा देंगे जिसमें 7% का जनरली रिटर्न आता है। या एक आम आदमी क्या करता है, एलआईसी की पॉलिसी ले लेता है या आरडी स्कीम ले लेगा। अब इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, अगर आपने कोई एलआईसी की पॉलिसी ली है तो जनरली ये लोग 6 से 7% का रिटर्न देते हैं। आज आपने 1 लाख रुपए मान लीजिए जमा करवाया जी, ये आपने 25 सालों के लिए, मान लो अपने बच्चों के भविष्य के लिए मान लीजिए जमा करवाया, जैसे मेरे फादर साहब ने भी करवाया था। जी क्या? तो 25 सालों के अंदर ये जो पैसा है 1 लाख रुपए का केवल 5.5 लाख रुपए होता है। 1 लाख रुपए जो 25 सालों में, हाँ 25 सालों में करीब 5.5 लाख रुपए होते हैं। ओके। 7% के हिसाब से कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। यही आप मान लीजिए मार्केट के अंदर लगाते हैं और आपको मान लीजिए 14-15% मान लीजिए मार्केट दे देता है, तो ये पैसे आपके 25 लाख रुपए हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा के देखिए तो आपको कम से कम 14-15% मार्केट ने दिया है। मैं भी अपने पिताजी को बोलता हूँ कि मेरी जो आपने एलआईसी पॉलिसियां करवाई थी वो करवाई थी, आज वो जब मैच्योर हो रही है तो 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, 5-5 ऐसे मिल रहे हैं। यही अगर शेयर मार्केट में लगाए होते तो ये फिगर शायद 5 से 7 गुना होती, मेरे को 25-25, 30-30 लाख रुपए मिल रहे होते। तो ये बहुत जरूरी है। आज मेरी बात करेंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए काम नहीं कर रहा, मेरे पास अगर कोई घर पे आके शगुन का लिफाफा भी देता है ना, तो आज ये स्थिति है कि वो बच्चे खुद ही मुझे लाके दे देते हैं कि पापा ये मेरे पैसे आप शेयर मार्केट में लगा दो, क्योंकि मैंने उनके आज तक जितना भी पैसा है सारा शेयर मार्केट में लगाया है। प्लस मैं बच्चों को अवेयरनेस के हिसाब से उनको मोटिवेट करता हूँ और उनको उनका पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि बेटा आपके अकाउंट के अंदर ये सारे शेयर हो गए, इतने पैसे हमने लगाए थे, इतने वो हो गए। अब मेरे बच्चे इतने अवेयर है, मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है आम आदमी भी इतना अवेयर नहीं है। मेरे बच्चे मैं बता दूं छोटे हैं अभी, एक बच्चा मेरा अभी 2nd क्लास में, एक 4th क्लास में गुड़िया है। सर बहुत जल्दी ट्रेडर बना दिया आपने। जी जी, ट्रेडर नहीं, वो इन्वेस्टर है। मैं वो इन्वेस्टर है, वो अगर मुझे 1000 रुपए भी लेते हैं तो पापा लाके देते, पापा ये मेरे पैसे आप शेयरों में लगा दो। फिर अगले दिन पूछते कौन से शेयर में पैसे लगाए, तो बड़ा फन सा हो जाता है घर के ऊपर। फिर उनको दिखाता बेटा इस शेयर में आपके पैसे लगाए हैं, और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि उनका जो रिटर्न है, मैं पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से ये काम कर रहा हूँ, बच्चों के पैसे 3-3, 4-4 गुना, 5-5 गुना तक हो गए शेयरों के अंदर। तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट है यही राइट स्ट्रेटजी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाएं। मेरे बच्चों का मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितना पैसा उनके एजुकेशन तक या जब तक उनकी मैरिज होती है, जितना पैसा उनको मिलता है, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर दे, चाहे मैं उनके लिए सेविंग करूं, जितना पोर्टफोलियो में उनको बना दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी रिटायरमेंट जर्नी प्लान करने की जरूरत नहीं है, वो उनकी ऑलरेडी हो जाएगी। वो चाहे तो अपना कमाए खाए ऐश करे। तो ये सही टूल है शेयर मार्केट का यूज करने का, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, लालच ना करें। और अगर आप शेयर मार्केट में समझते हैं तो ही डायरेक्टली शेयर्स में लगाएं, अदरवाइज म्यूचुअल फंड ले लें। जैसे मैं तो रेगुलरली वॉच करता हूं मेरे बच्चों के अकाउंट में कौन से शेयर हैं, तो मैं तो उसको समझता हूं। अब लोग मुझसे कहते हैं मुझे आप टिप्स दे दीजिए, जैसे जनरली मैं लोगों से मिलता हूं, मेरे यार दोस्त हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं हम लोग। अभी भी हम टिप मांगने वाले हैं, तो बच्चों के लिए बताओ और बच्चों के फ्यूचर की बात करिए। जी सर, मैं आपको रीजन बताता हूं कि क्यों मैं टिप नहीं देता किसी को जल्दी से। आज अपने इस शो के अंदर बैठे हैं, आपने मुझसे टिप मांगी, मान लीजिए मैंने आपको कोई 2 शेयर बता दिए, ठीक है, या शो खत्म होगा, मैं आपको बाहर जाके 2 शेयर बता दूं। 2 साल बाद उस कंपनी में कुछ ऐसा हुआ कि वो उस कंपनी में बने रहने लायक नहीं है, जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी थी वो खत्म हो गई है, मोनोपोली उसकी खत्म हो गई है। मुझे नहीं याद रहेगा कि मैं किसको कौन सा शेयर बताया हुआ है, कब किसको कौन सा शेयर कम्युनिकेट किया हुआ है। तो जब उसमें से निकलना तो आप बैठे, आप सोचोगे कि रवि सर ने बताया था तो हम बैठे हैं 20 साल में बच्चों के लिए लेकर, जबकि अब वो उसमें वो शेयर में कोई बात ही नहीं है वैसी कोई। इस वजह से मैं टिप नहीं देता। आज कोई शेयर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 साल बाद भी अच्छा होगा। तो एक्टिवली जो आपको पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता है उसी के साथ आप काम कीजिए, उसी से टिप्स लीजिए जो रेगुलर आपके पोर्टफोलियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आज किसी ने टिप ले ली, मैं तो देखिए मैं कम से कम 500, 700, 1000 लोगों से मिलता हूँ। अब उनसे एक बार मिला, कोई 3 साल 5 साल बाद मिला, तो उन्होंने बता दिया तो बता दिया मेरे को, अदरवाइज बात नहीं हुई तो फिर वो हो सकता है कि मैं बोलूँ यार इसमें तो 1 साल पहले निकलने का था शेयर में। तो ये चीज मच पॉसिबल है कि ये चीज हमारे साथ हो जाए, इसलिए मैं टिप्स से मना करता हूँ कि टिप्स मत लो। कोई शेयर आज अच्छा मतलब जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी अच्छा होगा। मतलब ये हैव टू मस्ट वॉच कंटिन्यूटी, और उसको वॉच करने का तरीका है कि उस कंपनी की प्रोफाइलिंग भी आप कंटिन्यू चेक करते रहो। लेकिन मैं एक बोलूँ आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है ये। कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए 20 शेयर आपने लिया तो नहीं कर सकते आप। म्यूचुअल फंड में लगाइए, ऑफिस संभालेगा, क्या करेंगे? ये काम करेगा, वो डिपेंड करता है, उसकी एक्सपर्टीज चाहिए। देखिए म्यूचुअल फंड में मैं ऐसे बोलता हूँ कि जब वो 1-आधा% लेकर आपसे फीस लेते हैं 1% की, 1% फीस लेकर इतने प्रोफेशनली उसको मैनेज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनसे करवाएं। आज आप मेरा भी देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 10-12 सालों का है।
10-12 सालों के अंदर मान लीजिए मैंने जो भी सीखा है मैं वही आपको बताऊंगा, वही उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूंगा। म्यूचुअल फंड मैनेजर का आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो 25-25 सालों का उनका एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट के अंदर। उनकी क्वालिफिकेशन मुझसे ज्यादा है, जनरली CFA वगैरह और हायर क्वालिफाइड CA वगैरह ही इसके अंदर होते हैं। तो क्यों ना उनकी सोच के ऊपर पैसा लगाया जाए। जब 1% देकर हम इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों ना हम उसके ऊपर लगाएं। प्रॉपर्ली एक्टिवली उसको मैनेज भी कर रहे हैं। पीछे जो बैकएंड पे कंपनी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। AMCs में आपने देखा हो जनरली बड़ी कंपनियां बैंकिंग ही इसके अंदर AMC है। तो क्यों ना 1% देकर हम उनके साथ में प्ले करें। बिल्कुल। तो क्या आपके थ्रू म्यूचुअल फंड में जाया जा सकता है? जी, डायरेक्ट बैंक में जाना चाहिए? जी जी। म्यूचुअल फंड कैसे खरीदना चाहिए? डायरेक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? जी देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर मैं ऐसे बोलूँ कि अभी तो ऐसा हो गया कि शेयरों से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड है। शेयर तो आपके 2-2.5 हजार होंगे जो एक्टिवली जिसमें काम होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड आप देखेंगे 2.5 से 3 हजार म्यूचुअल फंड है। तो कौन से म्यूचुअल फंड में लगाएंगे आपको समझना मुश्किल है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हर किसी की अलग प्रोफाइल है और हर प्रोफाइल के लिए अलग प्रोडक्ट है। तो GCL में भी हम म्यूचुअल फंड करते हैं। आपकी प्रोफाइल समझकर कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, सैलरीड है, रिटायर है, वो पूरा समझकर, और आपको मतलब कल को पैसा लूज हो तो आपको डर कितना लगता है, उस हिसाब से हम आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम है जो कौन से म्यूचुअल फंड अभी बाजार के अंदर अच्छे चल रहे हैं उनको पूरा रिसर्च करती है और उसके बेस पर ही आपको आपकी प्रोफाइलिंग करके आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करती है। इसकी ऐप भी हम लोगों ने दे रखी है, ऐप पे जाके भी आप खरीद सकते हैं। पर फिर मैं बोलूंगा कि ऐप के थ्रू मत खरीदें, आप पर्सनली फोन करें और फोन करके भी आप एक बार एडवाइस लें, फिर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपकी टीम हमें हेल्प करती है। जी जी जी। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी गलती क्या करता है एक आम आदमी? मेरे हिसाब से कई बहुत सारी गलतियां मैंने देखी है लोगों में। म्यूचुअल इन्वेस्ट तो कर देता है, जी जी जी, जो आपने बताया प्रोफाइलिंग की, और फिर भी कोई मेजर गलतियां जो कर लेता है एक आम आदमी? देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर 2 चीजें मुझे सबसे जो बहुत कॉमन मिस्टेक नजर आती हैं वो 2 हैं। नंबर 1 ये है कि एक तो बहुत डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, 6 महीने बाद फिर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसमें नहीं डालेंगे, आप एक अलग से स्टॉक लेकर आएंगे, म्यूचुअल फंड और खरीद लूंगा मैं, एक और म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। हर बार आप करते करते मैंने ऐसा देखा कि 40-40 म्यूचुअल फंड हो गए लोगों के पास में। तो आप एक म्यूचुअल फंड को स्टडी करेंगे तो उसमें पहले से 40-50 स्टॉक्स हैं। अगर आपने 20 म्यूचुअल फंड ले लिए तो आपने 1000 स्टॉक में पैसा लगा दिया, यानी कि आपने पूरे मार्केट के अंदर ही पैसा लगा दिया। तो ये वर्थ नहीं है। जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना ज्यादा आपके रिटर्न कम हो जाएंगी। ओवर डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं है। मतलब मैं ऐसे बोलता हूं पर्सनली कि 3 म्यूचुअल फंड इनफ है। आप कोई भी 3 म्यूचुअल फंड आप आइडेंटिफाई कर लें, चाहे 1 बार पैसा लगाए चाहे 10 बार पैसा लगाए, उन्हीं म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा लगाएं। एक तो ये गलती है। दूसरी बात इसमें मैं ये देखता हूं कि लोग पास्ट परफॉर्मेंस देख के पैसा लगाते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो देखेंगे इसने पहले कितना परफॉर्मेंस किया है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है। अब इसमें मैं एक लोगों को चीज समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक है, मान लीजिए PSU में आप बात कीजिए, PSU के भी म्यूचुअल फंड है। PSU ने ऑलरेडी उसका, क्योंकि हर सेक्टर का एक साइकिल होता है, पिछले 3 साल मान लीजिए PSU के बहुत अच्छे थे, आपने देखा कि यार ये तो म्यूचुअल फंड ने 3 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो मैं आगे भी लगा दूं। अब हो सकता है जब आप एंट्री करें वो साइकिल ही खत्म हो गया हो। बिल्कुल हो सकता है ना कि आपने जब पैसा एंट्री कर रहे हो साइकिल मैच्योरिटी फेज पर आ गया, अब आगे जरूरी नहीं है कि वो वही रिटर्न फिर आपको आगे भी दे दे। ग्रोथ का एक लेवल होता है, मैच्योरिटी लेवल होता है, वहां से फिर वो डिक्लाइन करेगा, उसी लेवल पे रहेगा, जनरली यही रहता है जी। तो हम ऐसे बोलते हैं कि आप ओनली पास्ट परफॉर्मेंस पे मत करें, क्योंकि हर चीज का एक साइकिल होता है। उस साइकिल को बूम देखकर आप उस पर पैसा लगा दोगे तो फिर आप पता लगा 2-3 सालों तक आपको कुछ रिटर्न ही नहीं आया। बेटर है कि आप जैसे किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेंगे तो वो बताएंगे। कोई बात बिल्कुल सही क्लियर थॉट पे आएगी, भैया अकेले दिमाग मत दौड़ाओ। हाँ जी, दिमाग दौड़ाने वाले लोग बहुत बैठे हैं जी, आपके एक्सपर्ट्स बहुत बैठे हैं। मेरे सीधा देसी भाषा बोलूं तो आपके गाइडेंस है, मतलब गाइडेंस आपको हर लाइफ में। हमारे मेंटोर्स बहुत सारे हैं इस फील्ड के, जो मेंटोर्स हैं यू कैन स्पीक विद देम, लाइक GCL के आज जिस हम बात करें डायरेक्टर CEO कंपनी के CEO से, that he have the wonderful knowledge, और इनकी पूरी टीम पूरी प्रोफेशनलाइज है, कंप्लीटली कैरेटेड है, मतलब पूरा काम केयर टेक करती है अपनी क्लाइंट्स का और उनके पैसे का। सो आप इन सब से कनेक्ट करके आप अपनी, एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको GCL, आप किसी से बात करें उसको इतनी देखिए उनका एक्सपीरियंस क्या है, राइट। आप इस बात को समझने कीजिए, तो सर हमारे साथ है, पर फिर भी एक बात मैं आपको फिर समझाना चाहूंगा कि जिससे भी एडवाइस लें तो उनकी एडवाइस थॉट प्रोसेस पूरा, क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू क्या है, तो सर से बात करते करते जो मेरे दिमाग में बात आई वो ये थी कि हम म्यूचुअल फंड में LIC में इन्वेस्टमेंट करते कैसे। और आप ध्यान से देखिएगा, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग इन्वेस्ट करते कैसे। हम यहाँ से घर से निकले, बैंक वाला मिला जहाँ पे हम रेगुलर बैंकिंग करते हैं, सर एक अच्छा म्यूचुअल फंड ऐड लगा दो, और हम लगा देते हैं उसके कोई से, क्योंकि हर बार वो जाते हैं तो चाय तो पिलाता है ना हमें। सो एक हमारा इंश्योरेंस दोस्त मिलेगा, बोले सर इंश्योरेंस में एक म्यूचुअल फंड है उसमें लगा दो। फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो फिर फलाना X कंपनी में एक नया हमारा दोस्त का बच्चा काम करना चालू किया और उसने बोला कि इंश्योरेंस ये म्यूचुअल फंड आया आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। सो डोंट गो विद दैट। मैं फिर कहूँ कि आपका पैसा हार्ड मनी है,
वो कोई लूज, वो ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपने आसमान से टपका या पेट से तोड़े आपने, हार्ड मनी है। तो टेक योर वंडरफुल एडवाइस विद योर मेंटोर, विद जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज हैं, जो दिन रात यही काम करते हैं। मैं बोले नहीं तो कहावत तो आपने सुनी है, जिसका काम उसी को साझे बाकी करे तो डंडा बाजे, तो वो आप विचारिएगा। जी सर, हम बात कर रहे थे आईपीओ पे। ये मेरे एक्चुअली मैं अपनी फैमिली को बताना इसलिए चाहता था क्योंकि एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा जी राइट, क्योंकि जिसका जो काम है वही कर सकता है, वो बेटर तरीके से। जी सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि आईपीओ में मतलब म्यूचुअल्स के अंदर किस तरीके से पहले मतलब एक्चुअली एक एक्सपर्टी की जरूरत हुई। जी सर एक्सपर्टी से याद आई, जी एक आम आदमी तो एक्सपर्ट की जरूरत रहेगी जी ठीक है। ट्रस्ट उसकी कंपनी के कितनी उस कंपनी में वर्थ वैल्यू, कितने टाइम से वो कंपनी का, कितनी अच्छी टीम है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे जीसीएल पे हमें बहुत ट्रस्ट है हमारा। जी ऐसी और भी बहुत बड़ी भी कंपनी है, पर जीसीएल से हमें बहुत अच्छा कनेक्शन है। सो एक चीज, एक आम आदमी मतलब एक कॉमन पर्सन कैसे शेयर मार्केट में एंटर हो सकता है सेफली, ताकि उसको परेशानी ना हो। जी देखिए, जो एक जनरल स्ट्रेटेजी है, हम लोग यही बोलते हैं लोगों को कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा सीखिए मार्केट के बारे में, कम से कम फंडामेंटल मार्केट के समझिए, थोड़ा सा इस पे स्टडी पे टाइम लगाइए। उसके बाद में एंट्री आप आईपीओ से कीजिए, क्योंकि आईपीओ के अंदर पैसा आने की जो चांसेस हैं वो लूज करने से ज्यादा हैं। तो आप पैसा इसमें आईपीओ में आप मान के चलिए कि अगर आप थोड़ा सा देख के इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे से कुछ जुड़ता है, हम उसको बता रहे हैं इसमें अप्लाई कीजिए, तो मान के चलिए कि इसमें 99% पैसे उसके आएंगे, इस तरह से हम मान के चलते हैं। तो एक बार भी उसके 2-4-5 हज़ार पे आ जाते हैं, या मान लीजिए 2-3 आईपीओ उसके आ गए, और मान लीजिए एक साल के अंदर उसने 15-20 हज़ार पे कमा लिए, फिर उसका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है, उसको थोड़ा सा शेयर भी समझ आने लग जाते हैं, उसको थोड़ा सा मार्केट भी समझ आने लग जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा आप डायरेक्टली शेयरों के अंदर पैसा लगाइए। तो जनरली जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि आईपीओ से स्टार्ट करें, थोड़ा पैसा कमाएं, अगर और कुछ नहीं तो उन्हीं पैसों को थोड़ा सा बाजार में लगाएं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करें। इस तरह से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के साथ में और छोटी अमाउंट के साथ में जब आप आते हैं, फिर आप धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी एज है, मान लीजिए अभी जस्ट आपके न्यूली आपने मान लीजिए कोई जॉब ज्वाइन की है, 20-25 साल का, 22 मान लीजिए 25 साल लड़का है, इस तरह से है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी सेविंग है, तो डायरेक्टली ना डाल के पहले आईपीओ में लगा लो। अगर थोड़े से पैसे बने तो आपको लगेगा हाँ ये मार्केट बिल्कुल ठीक चल रहा है, तब उसको थोड़े आप और शेयर लेने स्टार्ट कर दीजिए, या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना स्टार्ट कर दीजिए। एकदम से पैसा ना डालें, लर्निंग के साथ डालें और आईपीओ के साथ में स्टार्ट करें। तो ये जनरली जो स्ट्रेटजी हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, और थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे तो हो सकता है मार्केट जिस टाइम पे आप पैसा डाल रहे हो तो बहुत बूम पर हो, तो टूटेगा भी तो थोड़ा बहुत टूटेगा, और लर्निंग के साथ में करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ एक बार ये टूट रहा है लेकिन फिर यहाँ से कवर कर जाएगा। आईपीओ में अगर मान लेते कोई आपके थ्रू पैसे, मतलब आपकी कंपनी के से एडवाइस लेके करते हो, तो उसके लिए मुझे डीमेट के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं जी, तो उसके लिए क्या हम डायरेक्ट कॉल करना है हमें कंपनी, या वेबसाइट के थ्रू डीमेट अकाउंट खुलाना है? वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट में हमारे लिंक रहते हैं, वहां पर जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं उनके नंबर भी रहते हैं, और डायरेक्टली लिंक भी है, 5-7-10 मिनट के अंदर सीधा वहां से जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो बेस्ट है ऑनलाइन खुलवा लीजिए। आजकल बहुत ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड वगैरह, जो पैन कार्ड आधार कार्ड है, वो 2 डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑनलाइन फैच कर लेते हैं। आजकल पूरा डिजिटल प्रोसेस हो गया, कुछ भी आपको फिजिकल की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन करके 10-15 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, वो क्या डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है बैंक से? जी, बैंक भी अपने आप उठा लेते हैं इन्फॉर्मेशन। आजकल इतना आधार कार्ड के, पैन कार्ड के बेस पे ही आपकी ऑटोमेटिकली बैंक की डिटेल वो उठ जाती है। वो भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन, हाथ से कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आपसे नहीं लेते, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन ही आजकल आ गई है। ऑनलाइन ही अलग अलग एजेंसियां हैं, कोई किसी चीज का डेटा प्रोवाइड करेंगे, कोई किसी चीज का डेटा प्रोवाइड करेंगे, ऐसे कंपनी बैंक का डेटा प्रोवाइड करें, तो वहां से हम आपके और उसके साथ में सिग्नेचर के साथ में, या आपकी जो कंसेंट है उसके साथ में हम आपका बैंक की जो डिटेल है वो फैच कर लेते हैं। प्योरली सिक्योर, ऐसा इसमें पैसा वैसा लगाना, मतलब कि समझो कि हम आपके साथ कंसल्ट करते हैं डीमेट के, मैं इसलिए बहुत क्लियरली पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल ऑनलाइन में परेशानी बहुत सारी है। जी जी जी, तो जैसे हम आपके साथ डीमेट, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा पैसा ब्लॉक नहीं होगा। जी जी राइट, और जब तक वो हम कंसल्ट करेंगे तभी वो पैसा हमारा आपके अकाउंट में आता है। जी बिल्कुल। देखिए इसमें एसबा के अंदर यही होता है कि ओटीपी आता है, ओटीपी के बाद ही आप खुद ही जाकर उसको अपने जो भीम यूपीआई है या दूसरे आजकल फोन पे वगैरह बहुत सारी यूपीआई आ गई हैं, उस पर आपको कंसेंट आएगा, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो ही पैसा आपका ब्लॉक होता है। ठीक है। और कटने के बाद में, क्योंकि सेबी के प्रीव्यू में सारा काम हो रहा है, इसमें कोई किसी कंपनी की इंडिविजुअल मोनोपोली नहीं चल सकती, पूरा सेबी के प्रीव्यू में काम हो रहा है। एक ही चीज मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो भी ऐप से आप काम कर रहे हैं, अब जीसीएल की ऐप से कर रहे हैं तो बहुत अच्छे है, और किसी ऐप से मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो एक बार जाके उसका ब्रोकर का नाम जरूर चेक करें,
वो सेबी की वेबसाइट पे जाकर एक बार ये जरूर चेक करें कि ये जो ब्रोकर है वो रजिस्टर है कि नहीं है। ठीक है। कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले भी, क्योंकि आजकल ऐप का टाइम आ गया, हर आदमी बहुत सारी ऐप्स हो गई हैं, मतलब हर आदमी डाउनलोड कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो पता नहीं है कि एक्चुअल में ऐप है या फिर मतलब आपका पैसा मार्केट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एग्जांपल देखा कि हम हमारे गंगानगर से ही कुछ लोग हैं जिन लोगों ने ऐप बनाई और कस्टमर का करीब 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाया। बाद में पता लगा कि वो लोग जो है वो सेबी रजिस्टर ही नहीं थे, ना ही लोगों ने जाके उनको देखा कि वो सेबी रजिस्टर है कि नहीं है। उन लोगों ने भी मतलब मार्केट से पैसा उठाया और वो लेकर उसमें उन्होंने फ्रॉड किया। तो ऐसे लोगों से बचने का एक ही तरीका है, जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर कंपनी का नाम भी आता है। जैसे हमारी ऐप का नाम है जीसीएल ट्रेड प्लस है, अभी हम लोगों ने जीसीएल ड्रीम करके एक नई ऐप लॉन्च की है। ऐप के नाम के साथ में मैंडेटरी है कंपनी का नाम भी दीजिए। उस कंपनी को आप डालिए गूगल के ऊपर और देखिए कि इनका सेबी रजिस्टर है कि नहीं है। सेबी रजिस्टर ऐप के साथ में ही आप उसको मार्केट के अंदर एंट्री करें तो आपका पैसा, क्योंकि सेबी के प्रीव्यू के अंदर है, रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा, इस वजह से बहुत कम चांसेस है कि आपके साथ में फ्रॉड हो जाए। मतलब हम जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे जीसीएल ऐप है तो उसमें उस कंपनी का नाम लिखा है जी और वो कंपनी हमारी सेबी में रजिस्टर्ड है एज ए ब्रोकर। जी तो वो हमें पता होना चाहिए कि जिस भी ऐप के साथ हम काम करते हैं, जीसीएल है तो हमारे पास उसी और दिमाग लगाने की जरूरत जी है। जी तो हम चेक कर सकते हो आपकी उस कंपनी के साथ हमें क्या बेनिफिट्स और मिल सकते हैं, मतलब उसके साथ अगर वो रेगुलेट है और वो सेबी से कनेक्टेड है तो बहुत सारी चीजें हमें जी इजीली गाइडेंस मिलती है। तो डीमेट अकाउंट हमारा बिल्कुल फ्री है और शेयर मार्केट में आईपीओ इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट राइट। सो आईपीओ में जितना पैसा, मतलब कोई 50,000 का पैसा, तो 50,000 ही ब्लॉक करना पड़ता है। जी देखिए, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि मिनिमम, जैसे इसमें जनरली जो सेबी ने टिकट साइज रखा वो 15,000 रुपए का रखा है, जिसमें उसको रिव्यू करिए उसको 7,000 रुपए लेकर आए। जी। तो जनरली इसमें होता है कि आपके लॉट लगते हैं, जैसे मान लीजिए 15,000, उसके बाद फिर 30,000 डबल कर सकते हैं, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, इस तरह से आप उसमें लगाते हैं। तो लॉट में लगता है आप 15,000 रुपए से लेकर ऊपर में कितने भी लगा सकते हो। अपर कैप इसमें जनरली नहीं है, या है तो मेरी नॉलेज में ही है, 10-20 करोड़ तक मैंने लोगों को देखा लगाते हुए, वहां तक कैपिंग नहीं है। तो जिस भी आपने कैटेगरी के अंदर लगाया है, या ऐसे बोलिए जितना भी पैसा आपने लगाया है उसके हिसाब से आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है। 15,000 से 2 लाख तक लगाया है तो आप रिटेल कैटेगरी है। अब 2 लाख से 10 लाख लगाए हैं तो आप स्मॉल एचएनआई है। 10 लाख से ऊपर के आप फिगर लगा रहे हैं, मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर आते हैं, लार्ज एचएनआई बेसिकली आप हैं। तो उसके हिसाब से ही अलग अलग सिस्टम होते हैं। उसके हिसाब से ही मान लीजिए किसी कंपनी को 100 करोड़ का आईपीओ लाना है तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि स्मॉल एचएनआई को कितने देंगे, लार्ज एचएनआई को कितने देंगे, रिटेल के लिए कितना उसने अलॉट किया। ये सारी डिटेल उसके आरएचपी डॉक्यूमेंट में भी होती है और जो पब्लिकली वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा उसमें लगाना है। राइट। और जैसे ही वो पैसा, मान लो आईपीओ नहीं लगा तो 15,000 ऑन द स्पॉट रिलीज हो जाता है। ऑन द स्पॉट रिलीज होता है जिस दिन भी डिक्लेयर होगा कि ये किस किस को आईपीओ अलॉट हुआ है, जो जनरली T+2 बोलते हैं। जिस दिन आईपीओ क्लोज हुआ है उसके 2 दिन बाद ये क्लियर हो जाता है किस किस को आईपीओ आया है। जिसको भी नहीं आता उसको बैंक आगे से, जो मर्चेंट बैंकर है या जो भी उसका आईपीओ देख रहा है वो रिलीज कर देता है। बैंक कई बार 2 या 5 घंटे एक्स्ट्रा लगा देते हैं उस फंड को रिलीज करने में। सेम डे द नेक्स्ट डे इट विल बी रिलीज, राइट। या और जैसे का उसका लग जाता है तो वो पैसा कट जाता है और पैसा कट जाएगा। डीमेट अकाउंट में उसके शेयर की तैयारी होती है T3 डेज में। T3 में बिल्कुल T3 में उसका सीख गया हूं तो जी T3 डेज में इसके शेयर का क्रेडिट, T4 में उसका जनरली आईपीओ जो है T4 या T5 के अंदर उसका आईपीओ है जो वो लिस्ट हो जाएगा, वो उसमें एग्जिट कर सकता है। मतलब वो शेयर रखना चाहे या नहीं रखना चाहे उसके बाद उसके बाद वो ब्रोकर को बता सकता है कि उसको अगर एग्जिट करना है। और आपने कुछ नहीं बोला तो यही मान के चलेंगे कि आपको शेयर रखना है। अगर आपको कटवाना है तो फिर आपको कॉल करके बताना पड़ेगा, या मोबाइल ऐप जो आपकी है उस पर वो दिखाने लग जाएगा शेयर आपका, वहां जाके आप उस शेयर को काट सकते हैं। अच्छा, आपकी मोबाइल ऐप से भी हम शेयर बेच सकते हो? जी, हमारे ऐप पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको नया शेयर लेना है, बेचना है, आईपीओ लगाना है, म्यूचुअल फंड लेना है, जितनी भी फैसिलिटीज है शेयर मार्केट में जनरली जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, हम कोशिश करते हैं वो सारे के सारे काम आपके मोबाइल ऐप के थ्रू ही हो जाएं। राइट। और वो सब बैंक से मेरे कनेक्टेड रहेगी? बिल्कुल, आपका बैंक का उसमें हम लोग जब अकाउंट ओपन करते हैं उसी टाइम पे हम आपके बैंक से कनेक्ट कर देते हैं। एक चीज में नोट करने वाली है कि उसी बैंक से ट्रांजैक्शन होगा। अगर आपको दूसरा बैंक से किसी से आप काम कर रहे हैं तो वो फिर वहां पर काम नहीं करेगा। जो भी बैंक आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे रजिस्टर किया उसी से काम होता है। बाद में अपने मान लीजिए कल को चेंज करना है बैंक अकाउंट तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बैंक हमारा रजिस्टर कर लीजिए। जो रजिस्टर बैंक है उन्हीं से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब अपनी बैंक भी आप चूज और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जी जी जी, दैट्स रियली ग्रेट सर। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने बहुत सारी चीजों में। जी जी। जाने से पहले मैं कुछ चीजें और शॉर्ट में जानना चाहेंगे। क्या कोई अपकमिंग आईपीओ भी हम आप टिप दे सकते हैं? मतलब जो सितंबर दिवाली के आसपास कोई आईपीओ आ रहे हैं। एनएससी का आईपीओ हम लोग वेट कर रहे हैं, जो कि पहले तो बहुत पोटेंशियल था। जब ये कंपनी लेकर आई थी तो 700-800 हजार रुपए में इनका प्लान था, लेकिन कुछ इश्यूज हुए कंपनी के अंदर जिसकी वजह से सेबी ने इनको डिले किया।
पिछले 4-5 सालों से एनएसई कोशिश कर रही है अपना आईपीओ लेने का, तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनली इसका आईपीओ आ जाएगा। अगर आता है तो तब तक प्राइस देखने पड़ेंगे इसके, किस प्राइस पे इसको एनएसई लेकर आती है, क्योंकि इसका आप अनलिस्टेड मार्केट में देखेंगे तो बहुत बूम आया है। ये 700-800 रुपए से लेकर अभी शायद जो इसके प्राइस जो चल रहे हैं वो शायद 1700-1800 रुपए, अभी भी लेटेस्ट प्राइस जो इसका शायद 2300-2400 रुपए तक चला गया है शेयर ये। अब इसको कितने के ऊपर लेकर आती है ये डिपेंड करता है। पहले ही अनलिस्टेड में इतना हाई चला गया, अगर ये मान लीजिए 3000 पे लेके आती है तो फिर वो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत ज्यादा स्कोप बचेगा नहीं। लेकिन एनएसई इस आईपीओ को मान लीजिए थोड़ा सा नीचे प्राइस में लेकर आ रही है तो फिर रिटेल इन्वेस्टर को इसमें काफी अच्छा फायदा होने की पूरी उम्मीद है। इसी तरह से और भी अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, वो देखते हैं कि कब उनको सेबी का अप्रूवल मिलता है और कब वो मार्केट में आते हैं। ये जो निफ्टीज हैं, ये फ्यूचर वो आती है, क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी है, एक्स्ट्रा निफ्टी है, ये सब कैसे प्ले कर रही है? मतलब ये भी कोई आईपीओ से रिलेटेड प्ले कर रही है, एक अलग सेगमेंट है ये तो पूरा देखिए, इसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, जहां पर आपका डायरेक्टली शेयरों में पैसा नहीं लग रहा, वो डेरिवेटिव्स हैं। अब डेरिवेटिव्स के अंदर अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे निफ्टी इंडाइसिस बोलते हैं इनको, निफ्टी 50 जो है, ये बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये सब के सब क्या है, ये इंडाइसिस है। ये बनते कैसे है कि कुछ शेयर बनाकर, जैसे जनरली जो स्ट्रेटजी रहती है वो टॉप के शेयर, निफ्टी 50 की बात करें तो टॉप 50 शेयर है इंडिया में, मार्केट कैप वाइज और वॉल्यूम कितना हो रहा है किसी शेयर में, उसके बेस पे टॉप 50 शेयर्स को बनाया गया है। बैंक निफ्टी में टॉप लीडिंग जो 12 बैंक है उनको लेके बैंक निफ्टी बना दिया। अब जब कोई इंडाइसिस बनते हैं तो उसके आगे ऑप्शंस भी आ जाते हैं जिनके अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो अगेन ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये पूरा सीखने का सब्जेक्ट है कि इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, फ्यूचर क्या चीज होती है, ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल पुट, ये सब की सब चीजें क्या होती हैं, इनसे पैसे बनते कैसे हैं, इसमें कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, इनके ग्रीक्स क्या होते हैं, ये सारा सीख कर हम बोलते हैं फिर इसका हाथ लगाइए। अदरवाइज आप सिर्फ प्राइसेस की मूवमेंट देखकर तेजी आ रही है तो खरीद लिया, मंदी आ रही है तो बेच दिया, उन सब चीजों में ना जाए, अदरवाइज आपके पैसे लूज करने के चांसेस हो जाएंगे। इनके थ्रू भी पैसे बन सकते हैं, लेकिन पूरी इसकी साइंस समझकर, ग्रीक समझकर और इसके जितने भी फंडामेंटल्स हैं इन चीजों के, वो सारे समझकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फिर आप इनसे पैसे निकालने के चांसेस हैं कि आप शायद इनसे पैसे निकाल सकते हैं। राइट सर। सो निफ्टी भी एक तरह का बंच ऑफ शेयर्स है, राइट? जी और जी उनकी सब बैंकों की मिली-जुली परफॉर्मेंस वो उसको आगे और कम अप एंड डाउन करती रहती है। जी राइट सर। तो इस पर समझने के लिए पहले इसके लिए पूरी एक्सपर्टीज खुद को लेनी चाहिए, राइट। नहीं तो किसी की एडवाइस पे, मतलब आज निफ्टी रन करेगी, आज निफ्टी परफॉर्म करेगी, आज बैलेंस करेगी, तो वो सब ना सुनकर पहले खुद उसको एजुकेट करो। सही बात है, बुरा ज्ञान खतरे का निशान है, और किसी पर भरोसा करने से पहले उसका गाइडेंस, उसकी परफॉर्मेंस या उस बंदे की क्रेडिबिलिटी कितनी है वो चेक करना बहुत जरूरी है। एक ही तरीका मैं इसमें बोल सकता हूँ, मान लीजिए निफ्टी 50 में भी पैसा बनाना है, आपको पता है कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स लगातार ग्रो ही करते हैं, मेरे को इसमें पैसा बनाना है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप ETF के थ्रू जाए। ETF क्या होते हैं बेसिकली, जो निफ्टी 50 के 50 शेयर हैं, आपने चाहे उसमें 1000 रुपए लगाए, लेकिन वो उन 50 शेयरों में जिस प्रपोर्शन के अंदर निफ्टी 50 के अंदर है उसी प्रपोर्शन में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म में आपको जो निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस है, या मान लीजिए सेंसेक्स की जो परफॉर्मेंस है, वही उसके ETF को परफॉर्मेंस भी मिलेगा आपको। 17% मान लीजिए लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस आई है, तो ETF की परफॉर्मेंस भी वही रहती है। तो ETF बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही होते हैं, जिसमें कि जो मैनेजर है वो जो निफ्टी 50 के शेयर हैं उसके अंदर लगाएगा। अगर आपने सेंसेक्स का ETF लिया है तो जो टॉप 30 शेयर है उनके अंदर वो पैसा आपका लगेगा। तो आपको मान लीजिए जनरल मैं बोलता हूँ कि मार्केट का रिटर्न चाहिए, आप बोले मेरे को 20 साल में जो मार्केट रिटर्न दिया वो मेरे को चाहिए, उस केस में फिर आप ETF में पैसा लगा लीजिए, निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो भी आपको ठीक लगता है उसके ETF में पैसा लगाइए। इसके अंदर भी वही ब्यूटी है, आपको बड़ा पैसा नहीं देना। एक जो ETF का साइज होता है 300-400-500 रुपए का होता है, आपको जितनी यूनिट लेनी है लेते रहिए, उसको एक्यूमुलेट करते रहिए, तो लॉन्ग टर्म में जो शेयर मार्केट की रिटर्न है वो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न हो जाएगी। राइट, मतलब कहीं ना कहीं इसको पूरा वर्किंग प्रोसेस पूरा तरीके से किया जाए तो उसमें पैसा कमाया जा सकता है अगर प्रॉपर्ली किया जाए। जी That's really great. Done. So it's really amazing talk with you, sir. Thank you so much. बहुत अमेजिंग आज आपने नॉलेज शेयर किया और आपने बताया कि आम आदमी भी इससे जुड़ सकता है जी विद प्रॉफिटली, अगर आप करना चाहे तो। मतलब शेयर मार्केट अगर आपके पास ट्रस्ट कंपनी है और ट्रस्ट गाइडेंस है, अच्छे मेंटर्स हैं, तो आप इससे पैसा निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। और प्लीज इस चीज को प्रॉपर्ली समझ के, सोच समझ के आप कीजिए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि एसेट्स इन्वेस्टमेंट आज बहुत बड़ी हो चुकी है, तो छोटी इन्वेस्टमेंट की तरफ प्रमोट कर सकते हैं अपने आप को, और छोटी छोटी चीजों से आप अपनी चीजों को बड़ा बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए कंपनी की पूरी टीम विद डायरेक्टर एंड CEOs आर दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। सो स्पीक विद देम, आप बात को समझें किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनकी फ्री एजुकेशन का बेनिफिट लें, चाहे इन्वेस्ट करें या नहीं करें, पर फ्री एजुकेशन से अपने आप को अवेयर करें। क्या पता ये एजुकेशन आपके जीवन में कुछ ऐसा चेंज ले आए जिसकी आपको जरूरत हो।
जी राइट, जी सो आप कनेक्ट कर सकते हैं जी। थैंक यू रवि सर, जी। अमेजिंग टॉक विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लास्ट में इसको रैप अप करने से पहले एक चीज बोलूंगा, जी सर। जो थॉमस डब्ल्यू फेल्प है उसने एक बात कही कि इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी इन द शेयर मार्केट, देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज विजन टू सी देम, करेज टू बाय देम एंड पेशेंस टू होल्ड देम। तो इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले विजन टू सी, आप आगे का देखिए कि 20 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी, किस चीज की रिक्वायरमेंट बाजार को है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं दुनिया किस तरह से चेंज हो रही है। 25 साल पहले अगर आपने देख लिया होता कि अभी आने वाले टाइम में कंप्यूटर ही कंप्यूटर होंगे सब तरफ, तो आपने अगर आईटी सेक्टर में पैसा लगाया तो आपकी सबसे ज्यादा रिटर्न आती। इसी तरह से आगे के 25 साल हैं वो किस तरह के होने वाले हैं, उसको देखकर अगर आप पैसा लगाएंगे तो सबसे ज्यादा पैसे इसमें बाजार में कमा सकते हैं। दूसरा, थॉमस फेल्प ने बोला कि आप इसमें करेज आपको चाहिए, यू मस्ट हैव करेज। मतलब मैं कितनी मर्जी स्ट्रेटेजी बना लूं, कितने भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर लूं, अगर मेरे में वो साहस ही नहीं है पैसा लगाने का तो मैं कभी पैसा नहीं बना पाऊंगा। थर्ड, उन्होंने बोला कि पेशेंस टू होल्ड देम, होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए, जो जनरली सबसे ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट उन्होंने भी लास्ट में यही कहा कि थर्ड वन आर द रेयर वन। लोग करेज भी है, लोग विजन भी रखते हैं, लेकिन सब कुछ स्टडी करने के बाद भी अगर आप उस पर पेशेंस नहीं रखते और उसको मान लीजिए 3 महीने वेट किया, 4 महीने वेट किया और उसमें पैसा नहीं बना, आपने एग्जिट कर लिया, तो उस केस में क्या हुआ, पैसा नहीं बना सकते। तो थॉमस फेल्प की जो बुक है उसमें उसने करीब करीब 100 से भी ज्यादा पेजेस में यही डिस्कस किया है, ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि लोगों ने सही जगह पैसा लगाया और 2 साल में पैसा निकाल लिया, बाद में वो जो है शेयर बहुत कई गुना मल्टीप्लाई हो, 10 गुना तक मल्टीप्लाई हो गया। मैं इसमें एक बात जनरली लोगों को बोलता हूं कि आप गलत इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना पैसा लूज नहीं करेंगे जितना सही इन्वेस्टमेंट में जल्दी एग्जिट करने से करेंगे। बिल्कुल सही बात। आप गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप 20-30-40% लूज कर लेंगे, लेकिन कोई 100 रुपए का शेयर मान लो आपने 200 में एग्जिट किया तो बाद में हो सकता है वो 2000 पे हो जाए। अपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं सर। तो आप सही इन्वेस्टमेंट करके अगर होल्ड नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाएंगे। तो इन 3 कंसेप्ट के साथ में ये विजन टू सी, करेज टू बाय एंड पेशेंस टू होल्ड, इनके साथ में अगर मार्केट में आते हैं तो आई एम श्योर कि लोग पैसा बना सकते हैं। रियली अमेजिंग मैसेज टू आवर ऑडियंस, रियली अमेजिंग मैसेज। आपसे बात करके बहुत मजा आया सर, आपने बहुत अच्छे और जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्री के जो क्वेश्चन है वही आपने पूछे और बिल्कुल आपने बिल्कुल ओपनली जो बात करनी चाहिए वही आपने की। मैंने कोशिश की आपकी बातों का आपको मैं जितना सही से आंसर कर चुका हूं। बहुत क्लियरिटी से आपने आंसर दिया। जी जी और रियली यू हैव द एक्सपीरियंस फॉर इट, और आपने इससे बहुत सारी चीजों को आपने अपनी लाइफ में अनुभव किया जी। और मैं इस बात को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं थैंक यू बोलूंगा कि आपने हमारी जो हमारी फैमिली मैजिक इसको बहुत प्यार से आपने बहुत अच्छी चीज समझी। और मैं भी आप सबको बोलूंगा प्लीज अपने गाइडेंस के लिए अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कनेक्ट कीजिए, पर बहुत सिंपल है, बिना गाइडेंस के मत जाइए, पर गाइडेंस पहले सीखिए, समझिए और कर लीजिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो थैंक यू भाई।